तो कहानी स्टार्ट होती है जिंगी सेक्ट से और हमें बताया जाता है कि ये दुनिया के टॉप सेक्टरों में से एक है और फिलहाल के लिए यहाँ पर डिसेबलों को एक्सेप्ट करने की सेरेमनी चल रही है, जहाँ पे बहुत सारे डिसेबल सिलेक्ट होने के लिए कंपटीशन कर रहे थे। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट हैं जो कि जीतने के लिए अपना सब कुछ दिए जा रहे हैं। और अगर कोई डिसेबल 5 गेम जीत गया ना तो आउटर डिसेबल का रहेगा, लेकिन अगर कोई 10 गेम जीत गया ना तो इनर डिसेबल का सीट तो उसका पक्का है। फिर हमें एक कंपटीटर को दिखाया जाता है जिसको काफी ज्यादा जोर की लगती है और उस अटैक से वो जाके डायरेक्ट जमीन में गिरता है। ये अटैक एक लड़की ने किया था जिसका नाम लिन त्यान त्यान होता है, जो कि एक एम्प्रेस का पुनर्जन्म थी। वो सोचती है साला कमीना कहीं का मुझसे फाइट करेगा, इसकी इतनी हिम्मत। वैसे किसने सोचा था कि मेरे जैसा एक महान एम्प्रेस इस तरह के छोटे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए इस तरह की हरकतें करेगी। लेकिन क्या करे, इमोर्टलिटी का रास्ता पाने के लिए सब करना पड़ेगा। खैर छोड़ो, मुझे अपना गोल को नहीं भूलना चाहिए। इस सेक्ट में मैं लगभग 10 सालों तक इमोर्टल बनने की ट्रेनिंग करूंगी। उसके बाद जिसने मुझे धोखा देता है उसको छोड़ूंगी नहीं। तभी उस लड़की की पावर को देखकर ग्रैंडर बोलता है ना ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड निकली। किसने सोचा था कि इतनी कम उम्र में वो QI रिफाइनिंग के लेवल 6 पर पहुंच जाएगी। कमाल है, क्या लड़की कमाल है, बस दिखने में ही नहीं पावर से भी कमाल है। तभी हेवनली वीक का एक्टिव मास्टर भी बोलता है अबे बुड्ढे इतना लंबा शब्द क्यों बोल रहा है, कहीं शौक की वजह से तो कहीं टह ना बोल जाए। और वैसे भी वो लड़की सीधे मेरे सेक्ट में आएगी, तेरे को मिलेगा बाबा का ठुल्लू। बूढ़ा भाई भी लाइक तेरा माइक के गद्दारी कर बे। तुझे नहीं पता इस सेक्ट का रूल क्या है? यहाँ पर डिसेबल खुद चुनेगा कि उसका मास्टर कौन है, या फिर तुम नहीं समझे वो भी। अरे यार फिर गलती बोला ना कि टेंशन मत लो, वैसे ही मुझे पता है एट द एंड वो लड़की मुझे ही चुनेगी। तभी वो बुड्ढा एक खाली कुर्सी को देखता है और एक बंदे पे चिल्लाते हुए बोलता है आखिरकार वो कौन का बंदा गया कहाँ? क्या मैंने नहीं बोला था कि उसे इन्फॉर्म करो, तो आखिरकार वो आया क्यों नहीं? वो सर्वेंट भी लाइक यार मैंने तो बता दिया था अंकल कॉन्ग को, लेकिन वो आए ही नहीं। वो बोल रहे थे कि चलो तुम लोग मैं आता हूँ, मेरे काफी इंपॉर्टेंट काम है अभी। और ये बुड्ढा भी लाइक अरे उसकी माँ का, ये मछली पकड़ने के लिए और कुछ कर भी क्या सकता है? आखिर कैसे कैसे एक फॉर्मल लीडर इस तरीके का बच्चा पैदा कर सकता है? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओ पी को दिखाया जाता है जो कि जिन्हीं सेट का ही एक पार्ट होता है। और वहाँ पर एक बंदा बड़े आराम से मछली को पकड़ जा रहा था और जी हाँ यही हमारा मेन कैरेक्टर होता है। तभी अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम इकोंग है, लेकिन पता नहीं कैसे अपन इस कल्टीवेशन की दुनिया में ट्रांसफर हो गया और यहाँ पर मास्टर बन गया। हालांकि मेरा जाजा पीक बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन यहाँ पर मेरे अलावा घंटा भी कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरे की नजर से देखूं तो लोग मुझसे कुछ ज्यादा ही जलते हैं, क्योंकि मैं QI रिफाइनिंग पे होते हुए भी एक पीक मास्टर जो बन गया। भला हो मेरे बाप का, इसे कहते हैं पहुंच जो मेरे बाप के पास है। नाइस। तभी वहाँ पर सिस्टम प्रकट होता है जिसमें लिखा होता है कि डिटेक्ट किया गया है कि हॉस्ट ने 9 साल से ज्यादा फिशिंग किया है, इसलिए अब उसका QI रिफाइनिंग का लेवल 3550 लेवल पे पहुंच चुका है। मेन कैरेक्टर भी नाइस, चलो अच्छा है। वैसे भी सिस्टम मैंने पहले ही एक्टिवेट कर लिया था, जब तक मैं फिशिंग करता रहूंगा सिस्टम भी मेरा लेवल बढ़ाता रहेगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रहा, BC सिस्टम में कोई बग है क्या? QI रिफाइनिंग में 9 ही लेवल होते हैं, वो भी मैक्स। लेकिन मुझे देखो मैंने QI रिफाइनिंग के 3000 लेवल से ज्यादा पार कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी QI रिफाइनिंग पे हूँ, उसे आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन एक मिनट, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रहा ना? अरे यार मैं तो भूल गया, सच में ही भूल गया कि आज डिसेबल चुनने का सेरेमनी है। भागो BC वरना वो बूढ़ा क्रिएटर तो नाक में दम कर देगा। और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मेरा लेवल देख के लग नहीं रहा कि कोई भी डिसेबल मुझे मास्टर के तौर पे चुनने वाला है। खैर छोड़ो, वहाँ जाके पता चले कौन चुनता है या फिर नहीं। अब आते हैं उस तालाब की ओर जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर मछली को बड़े आराम से पकड़े जा रहा था, जिसके अंदर तो काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर थे, जिनमें से एक ऑक्टोपस और एक बहुत बड़ा ड्रैगन था। और सच में वो लोग उस तालाब के अंदर कुछ ज्यादा ही शांत थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं डिसेबल के कंपटीशन में, और ये मैच अपने फाइनल मोमेंट पे पहुंच चुकी थी, जो कि अब फाइनल मोमेंट पे पहुंच चुकी थी। और फाइनल में पहुंचने वाला एम्प्रेस और एक लड़का था, और लड़का बोलता है सच में मैडम मैंने आपका मैच देखा और काफी ज्यादा शानदार मैच था आपका, नाइस। वो भी बोलती है ठीक है, क्या तुम हार मानने वाले हो क्या? अरे नहीं यार, हार मानने का कोई सवाल ही नहीं उठा। ऊपर से मेरा 7th एल्डर इस सेक्ट का एल्डर है, इसलिए बिल्कुल भी लोग क्या सोचेंगे कि अरे देखो जरा ये तो एल्डर का भतीजा था ना जो फाइट लड़ने से पहले ही हार मान गया। फिर लड़की भी लाइक अरे तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ हम दोनों का पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पर, और ऊपर से मैं ऑलरेडी QI रिफाइनिंग के 7th लेवल पर जा चुका हूँ, इसलिए अगर तुम हार गई तो बस रोना मत, समझी कमीनी कहीं की। और ये सुनकर लड़की भी लाइक तेरा माइक है, और उसके ऊपर हमला कर देती है कि तुमने मुझे गाली दिया तो ये ले। और सच में इस लड़की ने काफी ज्यादा तगड़ा अटैक करा था, जिसकी वजह से एक ही अटैक में वो लड़का हवा में उड़ जाता है और थोड़ी दूर जाके जमीन पे पड़ा हुआ मिलता है। और वहाँ पे अनाउंसमेंट भी कर दिया जाता है कि इस साल का विनर, आई मीन इस कॉम्पिटिशन का विनर ये लड़की है। और इस लड़की को जीता देखे यहाँ के सारे लोग बोलते हैं नो वे, ये लड़की इतनी आसानी से जीत गई, वो भी सिर्फ एक अटैक में। और दूसरा बोलता है हाँ सच में कि माल है, तुमने देखा नहीं हो कि इतने मस्त तरीके से लड़ रही थी, आई लव यू मेरी जान। फिर तीसरा बोलता है माल छोड़ो, ये तो मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। बुड्ढा भी लाइक तेरी माँ का, शांत हो जाओ। फिर लड़की से बोलता है जैसा कि तुम जीत गई हो तो अब तुम्हारे पास 3 ही रास्ते हैं जो कि तुम्हें कल्टीवेशन के रास्ते पर ले जा सकते हैं, समझ गई ना? हमारे जिंगी सेक्ट में 5 पीक है, तुम इनमें से कोई सा पीक चूज कर सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, एक बार चूज करने के बाद तुम इनको बदल नहीं सकती।
तभी पीछे से हेवनली पीक स्वॉर्ड का मास्टर आता है और बोलता है बुड्ढे ऐसे सबके सामने चिल्ला कर आनंद से मत कराया कर, वरना कहीं पिछवाड़े से कहीं प्राण ना फेंक दे, क्योंकि तुम बूढ़े जो हो गए हो। इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को निकालता है और कुछ तो करता है जिसको देख लड़कियां बिल्कुल दीवानी हो जाती हैं और कहती है कि अरे यार ये तो स्वॉर्ड पीक का मास्टर कुछ ज्यादा हैंडसम लग रहा है। और दूसरी भी सच में मैं तो इसकी बीवी बनना चाहती हूँ और डार्लिंग इधर आओ मेरी मारो। और एक लड़का पीछे से इनका हरकत ही देखते हुए सोचता है बाप रे चरन्नी की औकात नहीं और चलिए रुपया बसाना। तभी एक बुढ़ऊ बताता है कि 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को सारे पीक ने मिलाकर डिसेबल बनाया है और टॉप की बात करें तो सबसे ऊपर हेवनली स्वॉर्ड पीक आता है जिसने 1200 से भी ज्यादा डिसेबल बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें जो पीक की, उसने घंटा भी एक भी स्टूडेंट नहीं बनाया। तभी पीछे से आवाज आती है किसने कहा मेरे पास एक भी डिसेबल नहीं है, मेरा जो पीक एक डिसेबल को एक्सेप्ट करता है। जिसे सुनकर सारे बंदे चौंक जाते हैं कि अरे ये किसने बोला। तभी स्वॉर्ड पीक का मास्टर बोलता है अच्छा तो ये तुम हो ना, क्या क्या तुमने एक डिसेबल को एक्सेप्ट कर लिया। कौन है वो फूटी किस्मत जिसे तुम्हारे जैसे मास्टर को एक्सेप्ट करना पड़ा। कैन कैन भी बोलती है आखिर ये यहाँ पर क्यों आया है। ये सुनकर स्वॉर्ड पीक का मास्टर बिल्कुल शॉक हो जाता है। क्या ये इसको जानती है क्या। ये लड़की भी सोचती है पूरे सेक्ट में किसी की औकात नहीं है कि वो एक एम्प्रेस की मास्टर बन सके। मैं तो बस ये चाहती हूँ, मैंने जहाँ तक ये सुन रखा है कि जियाओ पीक में बस एक ही बंदा है जो कि ये है, क्या मैं इसे चुन लूं अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए या फिर इस पीक को छोड़ दूं। तभी स्वॉर्ड मास्टर बोलता है अरे मैडम आपको उस पीक में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसका लीडर क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर है तो तुम्हें क्या ही सिखा देगा। तुम्हारे पास सबसे अच्छा ऑफर है कि तुम मेरे हेवनली स्वॉर्ड पीक को ज्वाइन कर लो और मेरा डिसेबल बन जाओ और मैं तुम्हें पर्सनली ट्रेन करूंगा स्वॉर्ड आर्ट स्किल में। बोलो मंजूर है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे ये तो गलत बात है ना, तुम तो मेरे डिसेबल को चुराने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये सेक्ट के रूल के खिलाफ है। अब जाके हमारे मेन कैरेक्टर को अच्छे से दिखाया जाता है जो कि लिटरली काफी ज्यादा बैडेस लग रहा होता है। तभी हमारा हीरो बुढ़े से बोलता है बुढ़े तेरी माँ का देख रहा है ये मेरे डिसेबल चोरी कर रहा है। फिर स्वॉर्ड मास्टर बुढ़े से बोलता है बुढ़े तेरी माँ का ये देख रहा है ये बंदा उस डिसेबल को कुछ भी नहीं सिखा पाएगा। ये तो नाइंसाफी है ना, एक टैलेंटेड लड़की के दोनों फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है खिलवाड़। बुढ़ा भी लाइक साला अब दिखाओ ना एटीट्यूड। फिर ये बुढ़ा बोलता है खाओ माँ कसम तुम इस लड़की को डिसेबल के रूप में लेने के लिए तैयार हो। और हाँ एक बात का ध्यान रखना ये लड़की कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, इसको बर्बाद मत करना समझे। वह भी अरे बुढ़ऊ चिंता मत करो ये लड़की घंटा टैलेंटेड है और वैसे भी इसने अभी तक अपना फाउंडेशन भी तैयार नहीं किया, इसलिए इसके लेवल का ऐसा कोई भी डिसेबल नहीं जिसे मैं ट्रेन न कर सकूं। और अपने बारे में सुनकर लड़की भी थोड़ा बहुत गुस्सा होते हुए अपने मन में सोचती है आखिर ये है कौन, कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा है और इसकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे ये क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पे इनविंसिबल बन चुका है। मेन कैरेक्टर भी वैसे भी उस पीक में मेरे अलावा कोई है ही नहीं डिसेबल और वैसे भी एक मिल जाएगा तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा ना, साफ सफाई और खाना बनाने का काम हो जाएगा, इसीलिए तो मुझे एक डिसेबल चाहिए। तो लड़की बोलो कैसा लगा मेरा प्लान। वो भी सोचते है आखिरकार ये कमीना मुझे समझता है क्या है, ये मुझे डिसेबल इसलिए बना रहा था कि इसका काम हो सके, ये एक एम्प्रेस से काम कराएगा। फिर वो गुस्से में बोलते साले तेरी माँ का, और अगर तुझे सच में मुझे डिसेबल बनाया तो प्रूव कर तू सच में मुझसे प्रेडेटर है। और मेन कैरेक्टर भी लाइक वो मैं कैसे करूँ आखिर। तो एम्प्रेस भी बोलते ज्यादा कुछ नहीं बस मेरे 3 अटैक को रोक के दिखाओ। अरे यार नहीं ये तो ज्यादा ही गलत है और वैसे मेरे भी ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तो क्यों ना तुम अपना एक अटैक करो और उससे तुम अपनी पूरी पावर लगाओ। तो बोलो मंजूर है ना। ये सुन के सारे लोग कान के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, क्या शर्मनाक हरकत है, ये अपने आप को मास्टर कैसे बोल सकता है जब ये 3 अटैक को भी नहीं रोक सकता। तभी बगल में खड़ा हुआ स्वॉर्ड लीडर भी बोलता है सच में ये कमीना तो काफी ज्यादा हरामी है। तो लड़की बोलते चलो ठीक है फिर मैंने डिसाइड कर लिया मैं तुम्हें एक ही अटैक में हराऊंगी। लड़की मन में सोचती है इस कमीने को शायद नहीं पता कि मैं एक एम्प्रेस की पुनर्जन्म हूँ, क्या हुआ अगर मेरे पे पूरा कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन इस कमीने को हराने के लिए मेरा एक ही अटैक काफी है। और अटैक को तैयार करने लगती है और मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार थोड़ा जल्दी करो खाना खाने का समय भी हो गया है, बस एक बार ये सब खत्म हो जाए मछली खाएंगे मछली। और हाँ तुम मछली को धो तो लोगी ना। ये सुन के तो लड़की का बिल्कुल लाहौर ही जाता है और बोलती साले कमीने तेरा तू ज्यादा ही हो गया। और इंग यांग थंडर पाम का अटैक हमारे मेन कैरेक्टर को करने के लिए तैयार हो जाती है और फाइनली कर देती है। और इस अटैक को हमारा मेन कैरेक्टर बिना डॉज के अपने पूरी बॉडी में डायरेक्ट ही ले लेता है। सारे लोग भी लाइक वाह क्या अटैक है, इसका तो गेम ही बच जाएगा। और वो भी मनी मन सोचते हैं खत्म सब कुछ खत्म, ये आदमी तो पक्का आधे साल के लिए नहीं उठने वाला है। साला कब से बेइज्जती किया जा रहा था। और दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आखिरकार ये था क्या, साला ये भी कोई अटैक था, साला गुदगुदी भी नहीं हुई कि बिल्कुल सुन। और फ्यूचर में कभी इस अटैक को करना मत, ये तो कुछ ज्यादा ही कमजोर है। उसको सही सलामत देख लड़के तो कुछ ज्यादा फाट जाती है। अब यार आखिर ये है कौन। मेरा अटैक तो उसको डायरेक्ट हिट हुआ था ना, पर कुछ हुआ क्यों नहीं। और वो डरते हुए थोड़ा पीछे हटते कमीने तुम खड़ा कैसे हो। ये देखकर सारे के सारे लोगों का रिएक्शन होता है बाप रे क्या एक्टिंग करते हैं ये लोग, मानना पड़ेगा।
नेपोटिज्म, भारी नेपोटिज्म चल रहा है। लड़की वे एक स्माइल करते हुए बोलती है आप समझी, पीक मास्टर है ना, तो इसके पास जरूर प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट तो होंगे ही। हाँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं हार मान चुकी हूँ, अब मैं अपना डिवाइन सेंस यूज करूंगी। और मेन कैरेक्टर के स्पिरिचुअल सी में अटैक कर देती है, और जैसे उसके नॉलेज सी के अंदर आती है बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है कि ये किस तरह का जगह है, और आखिरकार इसका स्पिरिचुअल एनर्जी गया कहाँ पे। और ऊपर से तो ये साला क्यों रिफाइनिंग लेवल पे है ना, फिर इसका नॉलेज से इतना बड़ा कैसे। हाँ, अब ये इतना बोल ही रही होती तभी पूरा जगह हिलने लगता है, जिसको देखे डरने लगते हैं और बोलते आखिरकार ये हो क्या रहा है। तभी नॉलेज सी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी से बना हुआ हमारे मेन कैरेक्टर का फिगर अपीयर होता है, जिसको देखकर तो लड़की बिल्कुल फट जाती है, और तभी लड़की को एक पावरफुल अटैक लगता है और वो उड़ जाती है, और मेन कैरेक्टर भी लाइक चल भाग यहाँ से, ये कोई खेलने की जगह नहीं है। बात है नॉलेज सी के बाहर, जहाँ पर वो लड़की मेन कैरेक्टर के झटके की वजह से बेहोश हो गई थी, और वो भी उसको उठा के सोचा है बाप रे ये कुछ ज्यादा नजदीकी मामला था, अगर मैं इसको अपने नॉलेज सी से बाहर नहीं निकालता तो अब तक ये रिफाइन हो गई होती। और यहाँ से जाते बोलते हैं हाँ मैं तो कुछ ज्यादा ही थक गया, आखिर इतना लंबा फाइट कौन करता है आजकल। चलो मिलते हैं फिर कभी। और ये सुन के सारे लोग चौंक जाते हैं कि साला ये भी कोई फाइटिंग थी, और दूसरा बोलता है कि साला ये नौटंकी कर रहा है, तुम लोगों ने देखा ना एक ही अटैक में जीत गया, इम्पॉसिबल, इसने पहले से प्लान बना के रखा होगा जिसमें इस लड़की का भी हो सकता है। हाँ तो स्वॉर्ड मास्टर भी मन ही मन सोचता है, तो ठीक है तुमने एक अच्छा गेम खेला, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारा ये गेम मेरे अपोजिट काम करने वाला है। आज तो तुम बच गए क्योंकि ग्रेट एल्डर यहाँ पर था। खैर छोड़ो, अगले 10 दिनों में दोबारा कॉम्पिटिशन होने वाला है, फिर देखूंगा तुमने क्या सिखाया और इस लड़की ने क्या सीखा। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सीन चेंज होता है और तियांतन अभी बेहोश में थी और वो सपने देख रही थी। वो एक लड़की से बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं ऑलरेडी एक एम्परर लेवल की वॉरियर हूँ, अगर इस बार में मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया तो अब तो समझो कि मैं आराम से फेरीलैंड में जा पाऊंगी, बस देखना कोई मेरे पास ना आ पाए, समझी। और वो भी बिल्कुल, अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। फिर क्या तियांतन अपने कल्टीवेशन में मगन हो जाती है, लेकिन वो लड़की तो कुछ ज्यादा कमीनी निकली, एक अच्छा सा मौका देकर उस पर अटैक कर देती है। वो खंजर डायरेक्ट उसके शरीर के आर पार हो जाता है। वो भी पर तुमने आखिरकार मुझे धोखा क्यों दिया, मैंने तुम्हें अपना बहन माना था, फिर क्यों तुमने ऐसा किया। वो बताती है क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं तुम्हारा सब कुछ लेना चाहती थी, इसीलिए तुम कमीनी कहीं कि तुम्हें हर वो चीज मिला जिसका हकदार मैं थी। इसलिए याद रखना, जो भरोसे वाले होते हैं वही भोसड़ी वाले होते हैं। आई होप अगले जन्म में तुम सोच समझ के भरोसा करोगी। तो ले मर, और फिर से उस खंजर से उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी तियांतन भी जगते हुए बोलती है तुम कमीनी कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और आसपास का थोड़ा माहौल देख के चौकी पड़ी थी कि ये मैं कहाँ पर हूँ। मेन कैरेक्टर की आवाज आती है कि ओह फाइनली तुम उठी गई, अच्छा है। और ये आवाज सुन के तियांतन भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है और खड़े होकर बोलते हैं साले कमीने तूने आखिरकार मेरे साथ किया क्या। और मेन कैरेक्टर भी अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, और वो तो तुम थी जो कंपटीशन के दौरान बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया, और अब से तुम मेरी डिसाइपल हो। बोलो मास्टर जल्दी से। और ये सुनकर वो तो चौंक जाती है और मेन कैरेक्टर धर के कुछ तो चेक करने लगती है, आखिर तुम कर क्या रही हो। और तभी वो उस इंसिडेंट को याद करते हुए मन ही मन सोचती है कि बाप रे आखिरकार वो था क्या, ये आदमी तो क्यों रिफाइनिंग लेवल पे है, फिर वो क्या था जिसको मैंने नॉलेज के अंदर देखा था, कहीं कोई सपना तो नहीं था ना, सच में कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग सपना था। और मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोलते चलो छोड़ो, वैसे भी इसी पीक में आने का मेरा प्लान था, जब तक मैं अपना कल्टीवेशन आराम से कर रही हूँ तब तक इस घोचू को मास्टर बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। इतने में हमारे हीरो को कुछ तो याद आता है और बोलता है ये लो तुम्हारा कल्टीवेशन रिसोर्सेज, मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है, सच में कुछ ज्यादा मजा ही आएगा तुम्हें। इसे कहते हैं कल्टीवेशन करने का नेचुरल तरीका। वो भी सोचती है क्या कहा नेचुरल तरीका, फिर ये किस तरह का रिसोर्सेज है, कहीं ये किसी तरीके का फर्नेस तो नहीं है ना। और बोलती है थैंक यू मास्टर, और जैसे वो उसका ढक्कन उठाती है उसको देखकर तो बिल्कुल लिटरली हिल जाती है कि क्या साला अब ये क्या चीज है, ये तो खाने जैसा लग रहा है, इसकी माँ का, इस गरीब मास्टर से भला उम्मीद ही क्या की जा सकती है, ये तो झोर है वो भी सब्जियों का। मेन कैरेक्टर क्यों मजा आया ना, मुझे पता है कि तुम्हें मजा आया होगा, और हाँ ये कोई सब्जी वब्जी नहीं है, ये तो फ्यूनिक्स का सूप है, इसको पकड़ने में मैंने तो अपनी पूरी जान तक लगा दी थी, इनफैक्ट इसे तो मैंने स्पिरिचुअल फायर से पकाया ताकि तुम्हारा कल्टीवेशन और भी अच्छे से बढ़ सके, समझ गई ना। अरे चलो अब तो खुश हो जाओ। लड़की भी लाइक ये चूतिया, और मनी मन सोचती है खैर छोड़ो यार, ये तो खुद ही क्यों रिफाइनिंग लेवल पर है, जब भला इसे ही रिसोर्सेज नहीं मिलते तो मुझे क्या लेके देगा। हाँ ये सूप तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी लग रहा है, चलो टेस्ट करके देखती हूँ। और जैसे उसको लेने वाली होती है तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको रोक देता है कि अरे यार रुक जाओ, एक काम करो तुम ये खाओ, और सारा मीट निकाल के उसको सूप थमा देता है, जिसको देखकर वो भी पूरी तरीके से हिल जाती है कि क्या। मेन कैरेक्टर भी लाइक पी जाओ,
देखो बुरा मत मानना, जितना तुम्हारा कल्टीवेशन है उस हिसाब से तुम इसको रिफाइन ही नहीं कर पाओगी, तो समझी? चलो जल्दी जल्दी पी जाओ। वो भी मन ही मन सोचती है तो जरा माई के लालची इंसान, घंटा का मास्टर, हाँ क्या बोलता है इसको रिफाइन नहीं कर पाऊंगी, देने का मन नहीं है तो कुछ भी, मुझे पता है ये घंटा नहीं कोई फोनिक्स वोनिक्स है। और उसको पीते सोचती है ये कमीना कहीं का मास्टर कैसे बन गया, देखना मैं आज ही इस पी को छोड़ दूंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। लेकिन जैसे उसको पीती है वैसे पूरी तरीके से हिल जाती है, क्योंकि उसके कल्टीवेशन कुछ ज्यादा ही तेजी से सुधार होने लगता है। वो भी आखिर बाप रे ये किस तरीके का सूप था, मेरे नॉलेज सी में कुछ ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रही है, क्या कहीं उसने कोई हाई ग्रेड का इंग्रेडिएंट तो नहीं मिलाया ना इसमें? यार सच में इस तरीके की हाई लेवल की चीजें कुछ ज्यादा ही महंगी होती है इस दुनिया में, और उसने सिर्फ मेरे लिए इसको यूज कर दिया। और तभी अपने आप को रोकते हुए सोचती है तो ठीक है, ऐसा समझना कि तुमने मेरे ऊपर एक एहसान किया है और जैसे ही मेरा सारा कल्टीवेशन वापस आ जाएगा तो मैं तुम्हारा एहसान लौटा दूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है सच में आज तो मजा ही आ गया है लाजवाब। सुनो ना मैं थोड़ा वॉक पे जा रहा हूँ ताकि खाने को अच्छे से बचा सकूं, इसलिए जब तक मैं वापस आने वाला हूँ तब तक की सारी चीजें धुली हुई होनी चाहिए, समझे? वो भी ये सुन के चौंक जाते हैं कि क्या 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 मैं इसे धोऊंगी, और गुस्से में जमीन पे पूरे सूप को गिराते हुए बोलती है आखिरकार इस कमीने ने मुझे समझ कर रखा है, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो मैं ये सब काम करूंगी। उसके बाद मन ही मन सोचते है कि रुक जा बस मेरा पावर आ जाने दे, फिर दिखाऊंगी कि कौन यहाँ का बॉस है। और घर के अंदर घुस के दरवाजे को जोर से बंद कर देती है कि भाड़ में जा। तभी हमें एक चींटी को दिखाया जाता है जो आती है सूप के पास और उसमें से एक मीट का टुकड़ा उठा के खा लेती है। फिर क्या एनर्जी का एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और इसके बाद वो चींटी इवॉल्व होके एंसेंट बीस्ट स्काई हॉर्न बन जाता है। और तभी वहाँ पर इवॉल्व होने के कारण एक बहुत ज्यादा पावरफुल थंडर ट्रिबुलेशन आने वाला था और वो फाइनली आ जाता है और जिसको अपनी तरफ आते हुए देखकर चींटी के तो लिटरली कुछ ज्यादा फाट जाती है। और तभी अचानक हमारा मेन कैरेक्टर भागते हुए आता है और उस ट्रिबुलेशन को एक झटके में खत्म कर देता है कि तेरी माँ का कहीं और गिर, इंसान का पैसा के तेरा बाप भरेगा। और तभी उसका ध्यान चींटी की ओर जाता है जो कि रो रही थी, जिसको देखकर मेन कैरेक्टर बाप रे ये तो स्काई हॉन्ट एंट है, फिर एक एंशिएंट बीस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है? अभी अचानक से उसका नजर जमीन पे जाता है जहाँ पर बहुत सारा सूप गिरा था। ओह तो ये बात है, इसका मतलब इसने कुछ फोनिक्स के टुकड़े को खा लिया है जिसके कारण इसका एंशिएंट ब्लड लाइन ओपन हो गया। नाइस। एंट को सहलाते हुए बोलता है सच में आज तो कुछ ज्यादा अच्छी बात हो गई और आज से तुम्हारा नाम जाओ आई है और तुम्हारा आज से काम यह है कि जब मैं इस माउंटेन में नहीं रहूंगा तो तुम्हें इसकी निगरानी करनी है, तो बोलो मंजूर है ना? और वो भी पूरा ठीक कि हाँ हाँ ठीक है। सीन चेंज होता है और हमें जयाजा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो चींटी कुछ ज्यादा ही जोश में गार्डिंग की जा रही थी कि आओ बीसी कौन आता है यहाँ पर, एमसीबीसी कर दूंगी जब तक मालिक ना बोले, किसी की औकात नहीं है कि अंदर घुस जाए, समझे? और अपना चींटी फुल एटीट्यूड में, समझ रहे हो ना, एटीट्यूड में पीक को गार्डिंग करने में खड़ा था। तभी उसको कुछ तो महसूस होता है जो कि मेन कैरेक्टर के घर से आ रही थी और वो वहाँ के लिए निकल जाता है। और फिर आते हैं घर के अंदर जहाँ पर त्यान त्यान जो बहुत आराम से नहाई जा रही थी, वो भी ओ माई गॉड हाई गर्मी नाइस, अब मजा आया ना। लेकिन वो कमीना मास्टर पता नहीं क्या करवाना चाहता है, मेरे से कुछ भी दे देता है। और तभी वो कुछ नोटिस करती है, जी हाँ वहाँ पर हमारा चींटी पहुंच चुका था। उसको देखते ही वाटर एरो से हमला कर देती है, लेकिन उस अटैक से उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और उस हमले को आसानी से आंख मारकर काउंटर कर देता है। उसको देखकर त्यान त्यान भी बोलती है इम्पॉसिबल, इस कीड़े ने मेरे सबसे खतरनाक अटैक को काउंटर कर दिया, नामुमकिन। और ऊपर से ठर की आंखें भी मार रहा है, रुक इसकी माँ का। और तभी अपने कपड़ों को सामने बुलाती है, फिर क्या फुल एटीट्यूड में पहन लेती है और सच में क्या लग रही थी। तभी चींटी से बोलती है सुन रे भगचोनर, आज से तू मेरे सेवा करना स्टार्ट कर दे बदले में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी ताकि तुम फ्यूचर में जाके डीमन किंग बन सको, तो बोल मंजूर है? सुनने के बाद चींटी मना कर देती, ना बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं हो, इसे मना करता देख वो भी पूरी तरीके से हिल जाती है कि क्या इसने मुझे सच में मना कर दिया, एक एम्प्रेस को मना कर दिया, नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और अटैक कर देते और बोलते तुम्हारी माँ का, आज तो तू मेरा गुलाम बन के ही रहेगा। और तेजी से चींटी की ओर बढ़ने लगती है। सीन चेंज होता है और मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि एक बुक को पकड़ते हुए बोलता है अरे यार फिर से भूल गया मैं, चलो कोई नहीं, मुझे बस देना ही तो है तकनीक को, आखिर डिसाइबल को भी तो पता चले जावा का तकनीक कितना धांसू है और जैसे ही घर के पास तकनीक को देने के लिए पहुंचता है कि तभी उसे अंदर से आवाज आती है चिल्लाने की कि नहीं मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। और ये सुनकर वो भी डर जाती है कि वहाँ आखिरकार चल क्या रहा है और तेजी से अंदर की ओर भागने लगता है। लेकिन अंदर तो फाइट चल रही थी त्यान त्यान और चींटी के बीच, जहाँ पर लड़की बहुत ही गंदी तरीके से पीटे जा रही थी। चींटी भी लाइक साली कमीनी कहीं कि मुझे गुलाम बनाएगी, ये ले मुंह पे ले, एक काम कर पीछे भी ले, और गंदी तरीके से पीट देता है उसको। और तभी मेन कैरेक्टर वहाँ पर आ जाता है और चींटी को पंच मार के उड़ा देता है। तो हर माई के इज्जत पे हाथ, ये कौन सी लड़ाई है? और दूसरी तरफ त्यान त्यान भी रोई जा रही थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार उससे डरो मत, वो तो बस स्पीक का गार्ड है जिसको मैंने अभी तुरंत ही बनाया था, इसलिए लगता है तुम दोनों में कुछ ज्यादा ही गलत फहमी हो गई और लड़ बैठे छोड़ो वो सब। और जिसे सुनकर वो भी चौंक जाती है और रोने लगती है। और मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार अब क्यों रो रही हो, कहा ना मिसअंडरस्टैंडिंग था। और
तभी वो पूरी तरीके से रोने लगती है। क्यों नहीं बोलो, आखिर क्यों? मैं तो एक कीड़े को भी नहीं हरा पाई जो कि स्पीक का गार्ड था। मुझे नहीं रहना, मुझे जिंदा ही नहीं रहना। तभी मेन कैरेक्टर तकनीक वाली किताब देते हैं, बोलता है बस इतनी सी बात। साला इतनी सी बात के लिए तुम रोए जा रही थी, हद है यार तुम भी ना। वैसे ये देख, ये तकनीक मैं तुम्हारे लिए लाया, बस एक बार तुम इस तकनीक को सीख लो तो वो चींटी बस तुम्हारे सामने चींटी ही लगेगी। सच में तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। जिसे सुनने के बाद वो भी शांत होते हुए बोलती है, क्या सच्ची में? तो खाओ माँ कसम की तकनीक सीखने के बाद मैं उसे हरा दूंगी। अरे बिल्कुल, तुम्हें शायद नहीं पता कि ये तकनीक कितना ज्यादा जबरदस्त है, तुम्हारे ये दोनों बड़े बड़े दिल की तरह। इनफैक्ट जब जब तुम अपना लेवल अप करोगी इस तकनीक की वजह से तुम्हारा पावर डबल हो जाएगा। उसके बाद देखना स्पीक पर कोई नहीं होगा जो तुम्हें हरा पाएगा, लेकिन मुझे छोड़कर, क्योंकि आई एम द मेन कैरेक्टर ऑन दिस मानवा, समझी? वो भी मुंह फुला के बोलते हैं, का घंटा का पावरफुल तकनीक। वैसे भी स्पीक पर हमारे अलावा और कौन है ही। तभी उस तकनीक को लेते हुए बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस तकनीक को प्रैक्टिस कर लूंगी। और मन ही मन सोचिए कि मुझे तो नहीं लगता कि ये तकनीक इतना पावरफुल होगा जितना इसके बारे में फेंका जा रहा है, लेकिन कोई नहीं, इसको प्रैक्टिस करके मैं दिखा दूंगी। उसके बाद इस चोमू मास्टर को पता चलेगा मेरे जैसे टैलेंटेड इंसान को चूल्हा फुकवाने का काम नहीं दिया जाता। तभी हमें दो आइस को दिखाया जाता है जिसकी पावर लिटरली कुछ ज्यादा ही थी, जिसको हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस कर लेता है कि क्या ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल किलिंग इंटेंट है। सीन चेंज होता है और हमें बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर एक डीमन खड़ा होकर बोलता है, इस गंध को मैंने पहले भी महसूस किया, ये तो वही लड़की है जो अपने बचे कुछ सोल को अंडरवर्ल्ड से बाहर निकालने में कामयाब हो गई थी। तभी हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये एक डीमन किंग है, वो भी गोल्डन हॉर्न डीमन किंग। वो बोलता है, सच में अगर मैंने इस लड़की को मार दिया ना तो ये मेरे लिए एक बहुत ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट होगी, पर पता नहीं वो लड़की यहाँ कहाँ छिपी है। चलो कोई नहीं, ठीक है। क्यों ना मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूं, उसके बाद तो निकलेगी ना वो। तभी वो अटैक कर देता है जो कि डायरेक्ट जेवजेव की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ उस हमले को रोकने के लिए हमारा चींटी भी आगे बढ़ जाता है और तभी उस अटैक को रोक देता है, लेकिन ये बस थोड़ी देर के लिए था क्योंकि वो अटैक कुछ ज्यादा, जिसके कारण चींटी की हालत भी कुछ ज्यादा खराब होती जा रही थी। तभी उसके मेन कैरेक्टर का याद आता है कि उसने इसके ऊपर भरोसा करके स्पीक को इसके हवाले कर दिया। तभी वो गुस्से में अपने आंख को खोलता है जिसकी वजह से वो अटैक खत्म हो जाता है। तभी वो भी, तुम कीड़े कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में टांग अड़ाने की, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ चींटी भी लगता है, माई के तू है कौन जो यहाँ पे बस बकचोदी किए जा रहे हैं। एक बात गौर से सुन ले, जब तक मैं स्पीक पर हूँ जब तक कोई अटैक नहीं कर सकता। जिसे सुनने के बाद डीमन किंग बोलता है, क्या कहा? यानी कि तुम ये बोलना चाहते हो कि जब तक तुम यहाँ पर रहोगे तो कोई अटैक नहीं कर सकता? तभी वो चींटी की ओर अटैक करते हुए बोलता है, साले तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे सिखाने चले हो? तुम्हारी औकात भी है जो मेरे अटैक के सामने खड़े हो सके? जैसे अटैक करने वाला होता है तभी कहीं से तो एक पत्थर उड़ता हुआ आता है और उस डीमन किंग के अटैक को खत्म कर देता है, जिसको देखकर वो भी एक पल के लिए चौंक जाता है कि क्या ये कैसे हो सकता है। डीमन किंग भी लगता है, तेरी माँ का आखिर कौन है बे जो छिप के हमला किए जा रहा है? मेन कैरेक्टर, ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप के साथ गद्दारी कर रहे हो। और मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारा बाप इस जेवजेपी का मालिक है, समझे? और रही बात मेरे पैट की, तो किसी की औकात नहीं है कि उसको हमला कर सके, वो भी है। ये क्या बात कर रहा है बच्चे, मेरी बात गौर से सुन। मैं एक डीमन किंग हूँ जो कि डीमन एम्प्रेस के आदेश पर आया हूँ ताकि महारानी तियानचेन को पकड़ सकूं, समझे? और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो यहीं पर छुपी पड़ी है और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम उसको मेरे हवाले कर दो और बदले में मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। बोलो कैसा लगा डील? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर, तो तुम चाहते हो कि मैं किसी को तुम्हें सौंप दूं? अरे पार्थ, यहाँ तक कि हेवनली दाव की भी औकात नहीं है जो मुझसे कुछ भी ले सके, तो तुम्हारी महारानी किस खेत की मूली है? और ये सुनने के बाद उसकी तो पूरी तरीके से लाहौर जाती है कि अपमान, तुम्हारे जैसा की रिफाइनिंग वाला बंदा मेरी महारानी की बेइज्जती करेगा। और तभी अपना फॉर्म बदल के पूरा का पूरा गोल्डन भैंसा बन जाता है। सच में मुझे लगा नहीं था कि ये बात इतनी आगे चली जाएगी, पर तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया, जिसका परिणाम तुम्हारा का पूरा जिंगिस सेट भुगतेगा। सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी हल्के से स्माइल करने के बाद बोलता है, क्या कहा डिस्ट्रॉय करोगे? तुम जानते भी हो कि मैं किस प्रकार का अस्तित्व हूँ? उसके बाद अपने हाथों को ऊपर करते हुए कुछ तो करता है, जिससे होता यह है कि एक एनर्जी से बना हुआ हाथ उस डीमन को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद चींटी भी लाइक, ओह माय गॉड, दिस इज पावर ऑफ मास्टर, नाइस। दूसरी तरफ उस डीमन किंग की पूरी तरीके से फट गई थी। मम्मी रे, आखिर तुम हो कौन? और एक क्यूआई रिफाइनिंग वाले बंदे के पास इतनी पावर कहाँ से आ गई भाई? कैरेक्टर भी लाइक, अरे यार कहा ना मैं तुम्हारा बाप हूँ। और ये बात भी सच है कि मैं क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर हूँ, लेकिन 3000 प्लस लेवल पर। समझे? और अपनी मुट्ठी को बंद कर देता है, जिसके कारण वो एनर्जी से बना हाथ भी बंद हो जाता है। फिर क्या, वो डीमन किंग खत्म। तभी उस एनर्जी से बने हुए हाथ के अंदर से कुछ तो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आता है, जो कि शायद उस डीमन किंग का कोर होता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल खुश और चींटी को देते हुए बोलता है, अरे यार गजब, देख रहे हो ना, इसे कहते हैं कोर। अगर तुमने इसे ले लिया ना तब तो समझो कि तुम्हारी तो बल्ले ही बल्ले। और ये सुनने के बाद वो भी बिल्कुल खुश हो जाती है और फाइनली खा लेती है। फिर क्या, एक बहुत बड़ा रिएक्शन होता है
जिसके कारण वो चींटी भी एक खूबसूरत लड़की के अंदर तब्दील हो जाती है और वो भी पूरी तरीके से चौंकी पड़ी थी कि क्या मैं ट्रांसफर होके एक इंसान बन गई। साला विश्वास ही नहीं हो रहा। और ये चीज है क्या, कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट लग रहा है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचे जा रहा था कि इसे कहते हैं अरमान मेरी जान, और सच्ची में इसके कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। और वो लड़की आई मीन वो चींटी जिसका हमारे मेन कैरेक्टर ने नाम जियाओ रखा था, जो डायरेक्ट जाके हमारे मेन कैरेक्टर गले लग जाती है कि थैंक यू मास्टर ट्रांसफॉर्म होने में मेरी हेल्प करने के लिए। देखना आपका एहसान चुकाने के लिए मैं शरीर की कुर्बानी दे दूंगी। वो भी अरे यार ये तुम क्या बोल रही हो, कम से कम सही से तो बोल वरना लोग गलत समझ बैठेंगे, समझे। और मन ही मन सोचता है खैर छोड़ो, और वैसे भी आज का दिन कुछ ज्यादा ही अच्छा था मेरे लिए, और अब बस मुझे इसे अच्छे से बोलना सिखाना होगा ताकि बाद में मुझे कोई दिक्कत ना हो। तभी सीन चेंज होता है एक माउंटेन पे, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीक का ही हिस्सा था, जहाँ पर त्यान त्यान बहुत जोरों शोरों से तकनीक को सीखे जा रही थी। और तभी अचानक से अपनी आंखों को खोलती है और एक पावरफुल तकनीक को परफॉर्म करती है जो कि ड्रैगन जैसा दिख रहा था। तभी एक जोरदार धमाका होता है, वो भी पानी पर, जिसे देखकर डिसाइबल ने बिल्कुल खुश हो जाती है कि गजब ये हुई ना बात, नाइस। जब मैं महारानी थी तो ये ड्रैगन वाली टेक्निक ही मेरा मेन ट्रेनिंग मेथड था, लेकिन किसने सोचा था कि मैं इसे फिर से मास्टर कर लूंगी। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के बुक को देखते हुए सोचती है सच में ये बुक तो लाजवाब निकली। आखिर किसे पता था कि इसको पढ़ने के बाद मेरा नॉलेज इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके चलते मैं अपने ड्रैगन टेक्निक को कीवाई रिफाइनिंग में होते हुए मास्टर कर पाऊंगी। यार सच में अब जाके लगता है कि मैंने सही मास्टर को चूज किया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से बोलता है अरे बिल्कुल, आफ्टर ऑल आई एम इनविंसिबल मेरी चैन। तो मास्टर तो अच्छा होऊंगा ही ना, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे चुनना ही तुम्हारी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। अचानक से आवाज सुनने के बाद से डिसाइबल तो बिल्कुल डर जाती है, वो भी मास्टर तेरी माँ का। ये क्या बकचोदी है कि पीछे से खड़े होकर किसी की बात सुनो, हाँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अरे यार लगता है तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आया था। तभी मैंने देखा तुम पानी में ब्लास्ट किए जा रही हो, कहीं तुम पानी को गर्म करके सारी मछलियों को पकाने का प्लान तो नहीं कर रही हो ना। जिसे सुनने के बाद वो भी थोड़ा शर्माते हुए बोलते ये क्या बकवास है, मैं तो बस अपने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी। और सोचती है अगर तुम मेरे मास्टर नहीं होते ना तो मैं तुम्हें एक हाथ से अपने खत्म कर देती। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नाइस, मेहनत तो अच्छी चल रही है। अच्छा ये बताओ जो मैंने तुम्हें सीक्रेट ऑफ अंडरवर्ल्ड का किताब दिया था वो कहाँ तक सीखी। जिसे सुनने के बाद वो भी सोचती है फाइनली अब जाके इसे पता चलेगा कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, जब इसे पता चलेगा कि उस टेक्निक को मैं 5 लेवल तक सीख चुकी हूँ। और तभी फुल एटीट्यूड में बोलती है मास्टर तेरी माँ का, तुझे पता भी है मैंने उस बुक के 5 लेवल को बस एक रात में खत्म कर डाला। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर तो पूरी तरीके से हिल जाता है। क्या 50 चैप्टर, और उसका चौंका हुआ मुंह देखकर वो भी मन ही मन सोचती है देखा इसे कहते हैं टैलेंट जो कि सिर्फ मेरे पास है, आफ्टर ऑल आई एम एम्ब्रेस मेरी चैन। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचे जा रहा था कि बाप रे आखिर ये है क्या, लिटरली साला इसने पूरी रात लगा दी वो भी बस 50 चैप्टर सीखने के लिए। यार सच्ची में मैं तो टूट गया, साला मिनटों का काम इसने रात लगा दिया। कितना कितना लो टैलेंट है इसका, नामुमकिन। साला मैंने तो इसको टैलेंटेड समझा था, ये तो कुछ ज्यादा ही नूब निकली यार। वैसे मास्टर ये सब कुछ छोड़ो, वैसे ये बताओ कि जियाओ कहाँ पर है। कल मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी इसलिए मैं हार गई थी। नहीं छोड़ूंगी, बदला लेकर रहूंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी कुछ नोटिस करता है क्योंकि हमारे पीक पर बहुत सारे लोग आ गए थे। कोई तो बोलते सालो अच्छे से तलाशी लो, समझे, एक भी कोने को छोड़ना मत। तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर और डिसाइल पहुंच जाते हैं। ये देखने के बाद इकोंग में भी लाइक ओह माय गॉड, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस टेमी पीक के सारे लोग यहाँ क्यों मरा रहे हैं, या फिर मारने में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। ये क्या बकवास है, मैं तो बस यहाँ पर स्पीड बिस्ट की तलाश में आया हूँ, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। जिसे सुनने के बाद मेन कैरेक्टर भी सोचता है समझ गया, यानी कि ये जियाओ के लिए आए हैं क्योंकि कल रात के ट्रांसफॉर्म के साथ ही कुछ ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी, जिससे हो सकता है कि बीस्ट टेमिंग वालों ने भी इस एनर्जी को महसूस कर लिया हो। तभी तियान तियान भी गुस्से में बोलती है तुम्हारी माँ का, ये तुम्हारा नहीं हमारा पीक है, समझे, और अगर सच्ची में यहाँ कोई बीस्ट है तो वो हमारी होगी, जिससे तुम्हारे पीक का कोई लेना देना नहीं है। तभी उन लोगों में से आगे आते हुए कोई तो बोलता है कि नहीं यार ये तो सही बात नहीं है, इनफैक्ट अगर जिंगी सेक्ट के रूल को देखें तो कोई भी पीक जिसकी औकात है वो आराम से किसी भी बीस्ट को टेम कर सकता है, या फिर ये कहो कि छीन भी सकता है। इस बंदे का नाम सू होता है जो कि बोल रहा था। इसके कल्टीवेशन के बारे में बताया जाता है जो कि गोल्डन कोर पर है। दोबारा बोलता है देखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता वो बीस्ट तुम्हारे फील्ड पर है, क्योंकि जो उसको टेम करेगा वही उसका असली मालिक होगा। जिसे सुनने के बाद वो भी बोलती है ओहो अच्छा समझ गई, ओ तेरी माँ का, चल निकल यहाँ से क्योंकि वो बीस्ट मेरे मास्टर का गुलाम है, समझा। सू भी लाइक क्या कहा, तुम्हारे मास्टर का है क्या, मजाक कर रहा है, तो बोलो क्या उस
बीस्ट ने खुद अपने मुंह से बोला था कि ये भैंस आदमी मेरा मास्टर है। हाँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब तक वो बीस्ट ट्रांसफॉर्म ना हो जाए तब तक वो बोल नहीं सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम लोग उसे अकेला हथियाना चाहते हो। त्यान त्यान भी बोलते साले कमीने कहीं के, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन अगर तुझे यही लगता है तो यही सही। तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी बोलता है, अरे सालू बाप के बारात में आए हो क्या, जल्दी जाओ और खोजो उसे। और वो लोग भी या समझ गया। और इधर मेन कैरेक्टर भी इन सबकी बातों को सुनकर चौंका पड़ा था। तभी त्यान त्यान भी अपने मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए सोचती है, ये कमीना मेरा मास्टर, इसका लेवल तो बस क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर है, तो क्या घंटा अपने पीक की इज्जत बचा पाएगा। हालांकि मैं भी उसी लेवल पर हूँ। अगर मैं पिछली यादों को देखूं जब मैं एम्प्रेस थी, और अगर मैं अपने एम्प्रेयर तकनीक को यूज करूं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का कल्टीवेटर मेरा कुछ बिगाड़ भी पाएगा। बस मुझे तो टेंशन इस लड़के की है, क्योंकि ये साला कमीना गोल्डन कोर पर है। पर तभी गुस्से में अटैक को तैयार करते हुए बोलती है, बस बहुत हुआ, अब तुम लोग नहीं बचोगे। और तभी उन सभी लोगों पर एक पावरफुल अटैक होता है जो कि कुछ ज्यादा ही तेज था, जिससे वो सारे के सारे लोग मर जाते हैं या फिर बेहोश हो जाते हैं। जिसको देखकर बीस्ट टेमिंग का बंदा और त्यान त्यान बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये क्या हुआ। और मनी मन सोचती है, आखिर आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। हाँ, आखिर मैंने तो कुछ किया भी नहीं। और दूसरी तरफ आधे गुस्से में बोलता है, सालो कौन है जो चुपके से हमला किए जा रहा है, दम है तो सामने आओ। तभी अचानक से उसको भी एक अटैक लगता है, जिससे उसकी भी धज्जियां उड़ जाती है। फाइनली अब जाके उस अटैक करने वाले को दिखाया जाता है, जो कि अपनी चीटी जियाओ थी, वो भी बिल्कुल हीरो मोड में, और बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे प्रोटेक्शन में यहाँ पर हमला बोलो। जिसको देखकर सू भी हिला पड़ा था कि क्या ये क्या है। त्यान त्यान बोलती है, बाप रे, ये तो जिया है ना, ये ट्रांसफॉर्म कब हुई। मेन कैरेक्टर भी लाइक चमत्कार, मुझे क्या पता। दूसरी तरफ जियाओ को देखकर सू बिल्कुल खुश था कि अरे यार गजब, ये तो साला ट्रांसफॉर्म बीस्ट है। अगर मैंने इसे पकड़ लिया ना तब तो मेरा पावर 50% तक बढ़ जाएगा। सच में यार, इसको तो पकड़ना ही पड़ेगा। और मेन कैरेक्टर से बोलता है, अरे चचा कौन, ये देख पील, चल एक सौदा करते हैं, उस बीस्ट के बदले ये फाउंडेशन बिल्डिंग पील तुम्हारा, तो बोलो क्या बोलते हो। तो मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे भतीजे, तुम अपने चाचा को क्या चूतिया समझते हो क्या। हाँ, वैसे भी मेरा फाउंडेशन तैयार करने के लिए ये पील नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पील लगेगी, तो एक काम करो, ये पील अपने पिछवाड़े में डाल लो, समझे। और अपने मास्टर की बातों को सुनकर त्यान त्यान भी सोचते, अरे ये क्या बकवास है। और बोल दो ना कि घंटा भी तुमसे लेवल अप नहीं होता, खामोखा साला पील को बदनाम किया जा रहा है। उधर सू भी गुस्से में बोलता है, तो अगर एक्सचेंज नहीं करना तो मेरे पास बस एक ही रास्ता है, और एक रस्सी को निकाल के उसकी तरफ फेंक देता है, जिसका नाम डीमन बाइंडिंग रोप होता है। जिसको अपनी ओर आता हुआ देखकर वो भी चौंक जाती है। फिर क्या, दोनों फ्यूचर उस रस्सी में कैद हो जाते हैं। उसको बंदा देख वो भी बिल्कुल खुश ये हुई ना बात, आखिर पकड़ ही लिए चचा कोम तेरी माँ का। अब ये बीस्ट मेरा हुआ, और मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी औकात भी है इस बीस्ट का मास्टर बनने की, समझे। दूसरी तरफ त्यान त्यान में बीस्ट को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ जाती है। तभी दोनों के हमले टकराते हैं, और सू बोलता है, कमीनी कहीं की, तुझे क्या लगता है मेरा कल्टीवेशन है क्या, तुम फिर भी क्यूआई रिफाइनिंग पर होने के बावजूद भी मेरे पर हमला करने चली आई है। और पावर लगा के त्यान त्यान को पीछे ढकेल देता है। तभी सू भी मनी मन सोचता है कि क्या ये सच में क्यूआई रिफाइनिंग पर है ना, चला इसकी पावर तो कुछ ज्यादा ही लग रही थी। तभी हमारा हीरो भी डिसेबल को रोकते हुए बोलता है, अरे यार रुक जा, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। वो भी क्या बात बोल रहे हो आप, क्या चाहते हो कि मैं इस कमीने को ऐसे जाने दूं, वो भी जियाओ को लेकर। हाँ, अरे चिंता मत कर पगली, इसकी औकात नहीं है जो जियाओ को यहाँ से ले जा सके। और मनी मन सोचता है कि बात तो बिल्कुल साफ है कि कैसे एक गोल्डन कोर का बंदा उसको लेके जा सकता है, जो कि डीमन किंग के कोर को पोजेस किया हो। मजाक चल रहा है क्या यहाँ। तभी जियाओ भी अपने पावर को बढ़ा के उस डीमन बाइंडिंग रोप को तोड़ देती है, जिसको देखकर उसकी तो बिल्कुल फट जाती है, और सोच रहा था बाप रे, इसने तो मेरी प्रीसियस रस्सी को तोड़ दिया। तभी जियाओ उसके पास जाने लगती है दौड़ के, और अचानक से कुछ ज्यादा ही पास पहुंच जाती है। वो भी जल्दी से अपने पंखे को निकाल के सोचता है, मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। फिर क्या, जियाओ उसके नाक में 2 उंगली डाल के उड़ा देती है और बोलती है, चल निकल यहाँ से तेरी माँ का। फिर सीन शिफ्ट होता है और सू को दिखाया जाता है, जो कि नकफोगड़ा बन चुका होता है। ये सारा का सारा कांड देख के त्यान त्यान बिल्कुल शौक में होती है कि क्या ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना। ये बंदा गोल्डन कोर पे था, और जियाओ ने बस एक ही अटैक किया और इसकी धज्जियां उड़ गई। बाप रे, क्या पावर है इसकी। और जियाओ भी मास्टर से बोलती है अपने कि मास्टर, आपने देखा मैंने कितनी आसानी से इनको हरा डाला। तभी हमारा हीरो भी उसके सर को सहलाते हुए बोलता है, नाइस, तुमने काफी अच्छा काम किया, आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे काम करना। और त्यान त्यान से बोलता है कि अच्छा वैसे तुमने क्या बोला था, तुम्हें जियाओ से फाइट करनी थी ना। हाँ? और कुछ गंदे तरीके से हराने के बारे में भी बोल रही थी, है ना। जिसे सुनकर त्यान त्यान हिल जाते कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। हाँ, मुझे लड़ना तो है, लेकिन मैं कल थक गई थी, सोना भी, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। त्यान त्यान को यहाँ से जाते हुए देखकर चीटी बोलती है, अरे बाय, वैसे कल हम लड़ेंगे, ठीक है। जिसे देखकर मेन कैरेक्टर भी सोचता है, यार सच में
लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बेवकूफ डिसेबल पाल रखा है। ठीक है, बस इसका कल्टीवेशन ही तो बढ़ाना है। फिर सीन जाता है रात में, जहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारे खतरनाक मकसद लेकर आए होते हैं जियोजिया पीक में। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो पर, जो कि कांटे को लेकर मछली पकड़ने के लिए तैयार था। नाइस, आज की चांदनी रात को कुछ ज्यादा ही बेईमान है। आज का दिन तो कुछ ज्यादा ही अच्छा था, लगता है आज कुछ ज्यादा ही बड़ी मछली पकड़ने वाला हूँ। तभी वो भी किसी को नोटिस करता है जो कि झाड़ियों में छिपे पड़े थे। वो भी आपस से बात कर रहे होते हैं कि क्या लगता है इस कमीने को हम कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, दूसरा भी लेकर, अरे थोड़ा धीरे बोलना यार वरना वो सुन लेगा, समझा। वैसे तुमको क्या लगता है तुम उस बीस्ट को टेम कर पाओगे? तभी एक बंदे को दिखाया जाता है जिसको चींटी ने बीच से काट दिया था। हालत देखे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मर गया होगा, लेकिन लगता है जिंदा ही बच गया। ये भी बोलता है मैं हूं ना, तुम टेंशन मत करो, मैं एक ऐसा कटोरा लाया हूँ जिससे कोई सी भी बीस्ट को हम इजिली पकड़ सकते हैं, भले वो बीस्ट कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। आज तो उसको पकड़ के ही रहूंगा। पर दिक्कत की बात तो एक कमीना है जिसको रास्ते से हटाना होगा। तभी एक बंदा सिगरेट टाइप की चीज निकालते हुए बोलता है, इसे कहते हैं आत्मा मोहक धूप, बस एक बार इसको सूंघ तो ले, साला उसके बाद महीनों तक उठेगा ही नहीं। दूसरा भी लाइक सच में कुछ ज्यादा ही मस्त प्लान है, एंड उसका एक जला के उधर की तरफ फेंक देता है, जिसको हमारा मेन कैरेक्टर भी देख रहा होता है और खतरनाक एक्टिंग करता है कि यार कौन है जो रात को धूप जला रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर ये सब भी बिल्कुल खुश। वो साला कितना बेवकूफ है, उसको तो पता ही नहीं चला कि ये सब एक जाल है, जाल। तो अभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको सूंघते हुए बोलता है, नाइस, ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल नशे के माफी। तभी उस धूप को जमीन पे रख देता है, बोलता है इसको जमीन पे रख देता हूँ और इसे आराम से धीरे धीरे सूंघते हुए मजे ले सकूं। उधर मेन कैरेक्टर को बिल्कुल सही सलामत देख ये सब सोचते इसकी माँ का, वो तो साला बिल्कुल सही सलामत है, कहीं मैं माली तो गलत नहीं लेकर आ गया ना। और बोलता है कि सारे के सारे धूप को उसकी तरफ फेंक दो, और ऐसा ही किया जाता है, सारे धूप को मेन कैरेक्टर की तरफ फेंक दिया जाता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उन सभी को इग्नोर मारते हुए मछलियों को पकड़ने में ध्यान दिया जा रहा था। तभी उसके कांटे में एक गोल्डन फिश पकड़ी जाती है, जिसको देखकर वो भी बिल्कुल खुश की है। ये हुई ना बात, अब आएगा ना मजा भिड़ू। फिर क्या, मछली पकाने के लिए आग की जरूरत थी, तो उसने उस बीड़ी वाले जो धुएं वाली बीड़ी थी उसी के नीचे मछली को पका दिया था, जिसे देखकर बीच टेमिंग के बंदे बिल्कुल हिल जाते हैं कि इसकी माँ का, ये धूप उस पे काम क्यों नहीं कर रहा, उसे तो अभी तक गिर जाना चाहिए था, लेकिन उसमें तो मछली पका रहा है। ना 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 ना, इसे मैं एक बार खुद ही चेक कर लेता हूँ, कहीं ये डी माल तो नहीं है ना। जिसे जलाकर वो खुद ही सूंघने लगता है। तभी साइड वाला बंदा बोलता है, सीनियर तेरी माँ का, तू ये क्या कर रहा है। तभी इकोंग भी झाड़ियों में मछलियों को खाते हुए आराम से देख रहा होता है। नाइस, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। अब आते हैं उन लोगों पर जो कि धूप सूंघने की वजह से सारे के सारे बेहोश हो गए थे। तभी सीन शिफ्ट होता है चींटियों पर, जहाँ पर कोई उनको खाना खिलाया जा रहा था। वो असलियत में हमारी जियाओ होती है, जो कि चींटियों को खाना खिलाते हुए बोलती है, ये बन काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, ऐसा मास्टर ने बोला है, तो क्यों ना तुम सभी इसको ट्राई करके देखो। हाँ, क्या बोलते हो। तभी पीछे से बीच टेमिंग का बंदा आते हुए बोलते है, अरे वाह, ये क्या देख रहा हूँ मैं, वो चचा एकोंग तुम्हें खाने के लिए बस बन देता है। अपमान, कुछ ज्यादा ही बड़ा अपमान हो रहा है तुम जैसे बीस्टों का। ये सुन के वो तोता भी चिल्लाए जा रहा होता है, सच में बहुत बड़ा अपमान है, बहुत बड़ा। और वो बोलता है कि देखो लड़की, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, सोच लो, तुम मेरे पास आओगी या अभी भी यहीं पर सड़ोगी। जिसे सुनने के बाद वो भी बोलती है, सालो तुम्हारी माँ का, मेरे मास्टर के बारे में ऐसे गलत सलत बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी यंग मास्टर भी एक आर्टिफैक्ट निकाल के हमला करते हुए बोलता है, अगर इज्जत से नहीं मानोगी तो जबरदस्ती करूंगा, ये ले। फाइनली अपने आर्टिफैक्ट का यूज करके उसको खींचने लगता है। एट द एंड वो भी पकड़ी जाती है, जिसे देखकर यंग मास्टर भी लाइक, देखा, इसे कहते हैं आर्टिफैक्ट, जो कि सिर्फ मेरे पास है। अब बोल, अब मेरी गुलाम बनेगी ना। चलो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा सोचने का एक मौका देता हूँ। विजया बोलते, साले कमी कहीं के, एक बार आजाद करके देख, फिर बताती हूँ कि कौन बनेगा गुलाम। फिर वो बोलता, अच्छा तो इसका मतलब तुम नहीं बनोगी। समझ गया, अरे समझ गया, ठीक है, अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है, अब मैं तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती ले जाके गुलाम बनाऊंगा, फिर देखता हूँ तुम क्या करोगी। तभी उसके तरफ एक अटैक आता है, जो कि वो डायरेक्ट उस आर्टिफैक्ट से जाके लगता है, जिसे देखकर तो इस बंदे की बिल्कुल गांडी फट जाती है कि मम्मी रे, ये साला कौन है बे, किसने अटैक किया। लेकिन क्या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि ये पूरा एरिया बिल्कुल सन्नाटे में डूबा पड़ा था। तभी वो मन में सोचे जा रहा होता है कि इस पीक पे तो गिन चुन के बस 2 ही बंदे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ना इस बीस्ट को पकड़ने के लिए कोई और भी बंदे आ चुके हैं दूसरे पीक्स पर से। हाँ, ऐसा ही हो सकता है, जल्दी से जल्दी अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने आर्टिफैक्ट की तरफ देखता है, वो उसको देखकर तो बिल्कुल हिल जाता है, क्योंकि उसका आर्टिफैक्ट टूट जो गया था, जिसको देखकर सोचता है, इसकी माँ का, कौन है बे, ये तो मछली का हड्डी लग रहा है। फिर क्या, आर्टिफैक्ट टूटने की वजह से जियाओ भी आजाद हो जाती है, और निकलते के साथ ही उसके मुंह पे एक पावरफुल पंच मारती है, और वो बंदा भी दूर फेंका जाता है। अब आते हैं यंग मास्टर के ऊपर, जिसको
बहुत गंदी तरीके से पड़ी थी और इधर जिया भी उसके तरफ बढ़े जा रही होती है और सोच रही होती साले आज तो तेरी गांड बिल्कुल ऑप्टिमाइज करके मारूंगी, चाहे मेरे पास हथियार हो या ना हो, मारूंगी तो जरूर। जिसे सुनने के बाद वो बंदा यार मुझे छोड़ दो यार, मैं कसम खा रहा हूं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगा, देख मेरे पास मत आओ। जिसे सुनने के बाद जिया बोलती है ठीक है तुम्हारी जाने में मदद कर देती है। फिर क्या उसे वो बहुत पीटती है, कुछ ज्यादा ही पीटती है। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन पे, जहाँ पर हमारी डिसेबल बिल्कुल मस्त सोई पड़ी थी और उठ जाती है कि हाँ यार पता नहीं पिछली रात को क्या हो गया था, प्रैक्टिस करते करते अचानक से नींद आ गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं उठ जाती हूँ और फटाफट जाके नहा लेती हूँ, बाद में देखूंगी कि हुआ क्या था। फिर कहीं तो जा रही होती है और अचानक से कुछ तो नोटिस करती है और जैसे ही उस बंदे के करीब जाती है वो सामने का नजारा देख के बिल्कुल ही चौंक जाती है कि साले पीस टेमिंग का दलाल तेरी माँ का, क्या फिर से तेरे को लड़ना है क्या? हाँ आजा मैं भी तैयार हूँ। ये सुनकर वो बंदा भी अपना फेस उठाता है, जिसको देखकर मेरी भी हंसी निकल गई थी यार। तुम कौन हो? अरे दीदी उस लड़की ने मुझे बहुत मारा और साला मार मार के मुझे यहाँ पर फेंक दिया। जिसे सुनकर डिसेबल भी गुस्सा हो जाती है, तो माई के कौन दीदी रे, हाँ कौन, और पंच मार के उसे उड़ा देती है। और उधर तोता भी गाली सुन के बिल्कुल रिपीट किया जा रहा था कि तो माई के। अब आते हैं यंग मास्टर की तरफ, जो कि बोलते हैं अरे यार जब से मैं यहाँ पर आया तब से पीटी जा रही हूँ कसम से, अब कसम से कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊंगा। अब आते हैं हेवनली स्वॉर्ड पीक पे, जो कि कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। हमें एक भीड़ को दिखाया जाता है जिसके बीच में कोई तो तलवारबाजी करे जा रहा था, जिसे देखकर सारे लोग भी बिल्कुल खुश की ओ माय गॉड क्या तलवारबाजी है, सच में मजा ही आ गया। और उधर वो बंदा भी फुल एटीट्यूड में अपने सोलमेट को दिखाया जा रहा था, एक एक करके बहुत सारी तकनीकों अपने दिखा देता है, जिसे देखकर उन भीड़ में से एक बंदा तो बोलता है यार तुमने देखा क्या, उसका तलवार लिटरली 9 तलवारों में बदल चुका था। माँ कसम इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। तभी दूसरे बोलता है हाँ हाँ मेरा भी। और इन सब की बातों को सुनकर वो बंदा भी सोच रहा होता है कि क्या गांडू है ये लोग, क्या थोड़ा सा तलवार चला दिए ये लोग तो मेरे फैन बन गए, नाइस। लेकिन हाँ ये लोग मेरे नजर में बस कचड़े हैं कचड़े। और तभी गुस्से में बोलता है कि इस साल के कंपटीशन में बस एक ही डिसाइबल थी जिसका नाम त्यान था, और इसकी इतनी हिम्मत जो इतना मनाने के बाद भी मुझे मना कर दिया और उसका मीने कॉन्ग के पीक में चली गई। अपमान को ज्यादा ही बड़ा अपमान हो गया। तभी उसके पास एक लड़की आके बोलती है सीनियर सुनो ना, मुझे तलवारबाजी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्या आप मुझे सिखा दोगे? बदले मैं भी तुम्हें दूंगी जो भी चाहो। तभी 2 और लड़के आके बोलती है हाँ हाँ मैं भी दूंगी, मेरी भी हेल्प कर दो। इतना बोलते ही वो सारी आपस में लड़ने लगती है कि नहीं पहले मैं दूंगी, नहीं पहले मैं दूंगी। इन सभी बातों को सुनकर वो भी सोचता है क्या ये सब मेरे लिए लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लड़की जिसने मेरा प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था और हंसते हुए सोचता है ये हुई ना बात, इसे कहते हैं खूबसूरती जो कि सिर्फ मेरे पास है। लेन त्यान बस तुम मेरा इंतजार करो मैं तुम्हें दिखाऊंगा मुझे ना चुन के तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। लेन त्यान फाइनली तुम मेरा अटेंशन पाने में कामयाब रहे, बस वेट कर तुम्हें बस बहुत जल्दी अपने पीक में लेकर। अब आते हैं जियाओजिया पीक पे, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीक पे, जहाँ पर हमारी डिसेबल आराम से कल्टीवेशन कर जा रही है। तभी उसको एक आवाज आती है अरे यार सिस्टर आप कहाँ पर हो, आ जाओ फाइट करते ताकि आप मुझे कुछ सिखा सको। जिसे सुनने के बाद लिटरली इसकी फट जाती है कि इसकी माँ का अब ये कहाँ से आ गई यार। और ये आवाज किसी और की नहीं चींटी की थी, जो कि हर जगह बस डिसेबल को खोज जा रही थी। वो बोलती है ये तो यहाँ पर भी नहीं, आखिरकार गई तो गई कहाँ पर। अब आते हैं डिसेबल के पास, जो कि काफी तेज से कहीं पे भाग के जा रही होती है और मनी मन सोच रही होती है कि क्या कहा था उसने, मैं उसको कुछ सिखाऊंगी अजी घंटा नहीं, और वैसे ही मेरी पावर उससे कुछ ज्यादा ही कम है, और अगर उससे मैं फाइट की तो बहुत गंदी तरीके से पीटूंगी, तो सबसे अच्छा यही होगा कि यहाँ से उड़ान हो जाऊं। फिर भागते भागते वो लड़की किसी को नोटिस करती है, जो उससे बोलता है हेलो त्यान कैसी हो, हाउ आर यू। तभी वो भी है हाउ आर यू है, अबे साले तू है कौन, हु आर यू। जिसे सुनकर वो भी हैरान होता है कि तू मुझे नहीं जानती। अरे यार मैं चेन हूँ हेवनली स्वॉर्ड पीक से। अब याद आया, अगर नहीं याद आया होगा तो ये तो याद होगा ही कि मैंने तुम्हें कंपटीशन में अपने स्वॉर्ड पीक को ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया था, जिसे तुमने रिजेक्ट कर दिया था। अब बोल, अब तो तुम्हें याद आ ही गया होगा ना। तभी त्यान भी लाइक ओह समझ गया, हाँ ऐसा कोई था तो। खैर छोड़ो, पहले ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारी नजर भी कहीं जियाओ पे तो नहीं है ना। जिसे सुन के वो भी थोड़ा कंफ्यूज होता है कि है जियाओ, अब ये कौन है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि क्या तुम हमारे पीक पे चलोगे स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने के लिए। जिसे सुन के वो भी बिल्कुल डायरेक्ट इनकार कर देते कि ना बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पर जाने के लिए। अरे यार पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, ये देखो बुक, इसमें हमारी स्वॉर्ड पीक का स्पेशल आर्ट है, तुम बोलो तो मैं सिखा सकता हूँ, बदले में बस तुम्हें ये करना है कि तुम्हें इस पीक को छोड़ के मेरे पीक पे आना होगा। बोल मंजूर। तभी त्यान भी उस बुक को देख के सोचती है कि क्या
ये तो हेवनली स्वॉर्ड पीक का मिस्टीरियस आर्ट है ना। अब मैं क्या करूं, एक तरफ मास्टर की बुक और एक तरफ ये हेवनली स्वॉर्ड पीक की बुक रखूं तो कौन सबसे ज्यादा फायदा देगा मेरे लोगों को। क्या पता इन दोनों के दोनों बुक का इफेक्ट सेम ही हो। तभी वो भी प्यार से बोलती है, सीनियर क्या मैं पहले इस बुक को चेक कर सकती हूँ। वो भी बोलता है बिल्कुल, इनफैक्ट अगर तुमने इस तकनीक को देख लिया तो तुम इसे बिल्कुल खो ही जाओगी। तियानचेन भी उस बुक को लेकर देखने लगती है और वो मास्टर सोच रहा होता है मुझे पता है तुम्हें ये बुक कुछ ज्यादा ही पसंद आएगा। तभी वो फिर से बोलता है कि देखो ये 9th ग्रेड की टॉप ग्रेड तकनीक है, इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता, समझे। इसलिए मैं तो यही बोलूंगा कि इतने मस्त बुक को तो छोड़ना मत। वो भी इस तकनीक वाली बुक को देखती है, साला ये क्या बकवास तकनीक है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे बकवास तकनीक नहीं देखी। क्या कहा था, टॉप रैंक अजीब मेरा कद्दू का टॉप रेंज। और गुस्से में उस तकनीक को फेंकते हुए जाते हुए बोलती है, साले ये ले अपनी तकनीक और बुंड में डाल ले अपने, हो सके कहीं तेरा बुंड भी टॉप लेवल का हो जाए। ये भी बंदा भी तुम्हारा मतलब क्या, और आखिर तुम जा कहाँ पे रही हो और इस तकनीक का क्या हुआ। और उसे जाते हुए देख के सोचता है, तेरी की अगर मुझे पहले ही पता होता कि इसको ये तकनीक काफी ज्यादा हार्ड लगी तो मैं पहले कोई नॉर्मल सी तकनीक लेकर आता। और अब आते हैं कहीं और जहाँ पे बहुत जोरों शोरों से रिफाइनिंग चल रहा होता है और ये रिफाइनिंग और कोई नहीं हमारा हीरो ही कर रहा था। और फाइनली रिफाइन होकर कुछ तो बाहर आता है जिसको देखकर हमारा हीरो बिल्कुल खुश बोलता है कि हमने किया। बोलता है मेरी डिसाइबल बस तुम मुझे प्यार से मास्टर बोलते रहो, उसके देखना मजे ही मजे। तभी सीन चेंज होता है हमारी डिसाइबल की तरफ जो कि मस्त मगन में नहाई जा रही थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट दरवाजा खोलते हुए अंदर घुस जाता है कि मेरी जान मेरी डिसाइबल ये देखो तुम्हारे मास्टर ने कितना बड़ा बनाया है, I mean बड़ी चीज। और डिसाइबल भी हड़बड़ाते हुए पानी में घुस जाती है और बोलती है तेरी की इसकी माँ का, ये कोई मास्टर ढंग से नहाने भी नहीं देता है। और गुस्से में बोलती है, मास्टर लाज शर्म नहीं है कह रहे कहीं भी घुस जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे यार तुम तो बस यहाँ पे नहाते ही रहती हो, देखो तो तुम्हारा कल्टीवेशन कितना स्लो है, तो एक काम करो जल्दी से कपड़े पहनो और बाहर आओ, मैं तुम्हारा यहीं पर वेट कर रहा हूँ, I mean बाहर वेट कर रहा हूँ। डिसाइबल भी लाइक साले तू निकल ना, जब तू निकले तभी तो मैं बाहर आऊंगी। और क्या कहा इस कमीने ने, मेरा कल्टीवेशन स्लो है, क्या इसको पता भी है मैं डायरेक्ट क्यूआई रिफाइनिंग के 6 लेवल से 7 लेवल पर आ चुकी हूँ, अगर मैं इसको बोल दूं ना तो ये सुन के इसकी तो गाड़ी फट जाएगी। अब आते हैं कुछ देर बाद जहाँ पर वो भी मस्त कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है और बोलती है कि तो बोल क्या हुआ। जिसे सुनने के बाद वो भी ये देख झाड़ू जिसे मैंने तेरे लिए स्पेशल बनाया ताकि तुम्हारी कल्टीवेशन में हेल्प हो सके, समझी। अरे समझी कि नहीं कुछ तो बोलो। जिसे सुनने के बाद वो भी है क्या ये क्या बकवास चीज है, कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि मैं इसको लेकर यहाँ पे साफ सफाई करूँ। मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार तुम क्या बोल रही हो, मैं तो बस यहाँ पर इससे तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। जिसे सुनने के बाद वो भी बिल्कुल हिल जाती है, क्या कहा आपने। और वो मनी मन सोचते तुम क्यूआई रिफाइनिंग के कीड़े, तुम एक कैंपरस को मारना चाहते हो, तुम ये कैसे सोच सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो गुस्से में बोलते है कि मास्टर प्लीज ये कुछ ज्यादा ही बकचोदी हो गई है, आप यहाँ से खुद निकलोगे या फिर धक्के मार के निकालू। हाँ मेन कैरेक्टर भी अरे यार तुम ये क्या बोल रही हो, तुम जल्दी से जाओ बेड पर उल्टे होकर लेट जाओ ताकि मैं तुम्हारी मार सकूं, I mean तुम्हें मार सकूं। वो भी इस झाड़ू से, बोला ना सेम टू सेम। जिसे सुनने के बाद वो भी बिल्कुल तेजी से मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। मैंने कह दिया ना कि तुम यहाँ से जल्दी से बाहर निकलो, लेकिन क्या हमारा मेन कैरेक्टर उसे बहुत आसानी से डॉज कर लेता है, जिसे देखकर डिसाइबल एक पल के लिए बिल्कुल हिल जाती है। क्या उसने लिटरली मेरे इतने खतरनाक अटैक को इतनी आसानी से डॉज कर लिया, इम्पॉसिबल। लेकिन हमारा हीरो झाड़ू लेकर बिल्कुल तैयार होता है उसको मारने के लिए। फिर क्या हमारा मेन कैरेक्टर उसके पिछवाड़े पे जोर से चड़ाक से मारता है झाड़ू से। झाड़ू के अटैक लगते है उसकी आत्मा बिल्कुल तृप्त हो जाती है और वो भी मनी मन सोचती है बाप रे ये किस तरह की फीलिंग्स है, मुझे तो कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है ना। मेन कैरेक्टर भी लाइक मजा आया ना, मुझे पता है बहुत ज्यादा मजा आएगा, चलो जल्दी करो उस फीलिंग को कंसंट्रेट करो, आखिरकार यही तो है ग्रेट दाओ। लेकिन क्या अपनी डिसेबल तो इस फीलिंग को कुछ ज्यादा ही कंसंट्रेट कर रही थी, वो भी बिल्कुल ऑर्गेजम बोलती है ये यही तो है ग्रेट दाओ। सच्ची में मुझे यकीन नहीं हो रहा एक झाड़ू भी इतने काम में आ सकती है, खीरा भी आ सकता है। सच में मैंने मास्टर को ज्यादा ही गलत समझा। तभी आऊ की आवाज निकालते हुए बोलते मास्टर मुझे और मारिए, ये फीलिंग मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। इधर हमारा हीरो बिल्कुल खुश कि ये हुई ना बात। नाइस सीन चेंज होता है उसी कमरे के बाहर की तरफ जहाँ किसी को तो दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं स्वॉर्ड पीक का चेन होता है, जो कि एक बुक को देखकर हंसे जा रहा था। जूनियर सिस्टर त्यान तुम्हें वो बुक कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट लगा था ना, तो ये देखो मैं क्या लाया हूँ, येलो ग्रेड की मिड लेवल की तकनीक, तुम जरूर इसे आसानी से सीख सकती हो। तभी उसको एक आवाज आती है कि मास्टर प्लीज थोड़ा और जोर से मारिए, कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे। जिसे सुन के वो बिल्कुल चौंक जाता है कि क्या आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और जैसे वो गौर से देखता
होता है तो उसको दिखाई देता है कि कोई डिसाइपल को मार रहा होता है, जिसको देखकर ये कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है कि तेरी माँ का औरत पे हाथ नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी जियाओ उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देते हैं कि साले तेरी माँ का बाप का घर है क्या कि कभी भी चला आता है, और उसको घसीट के ले जाते हुए बोलती है कि सच में तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मेरे मास्टर को डराने का प्लान था, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना तब तक तुम लोगों की चाल कभी कामयाब नहीं होगी, समझे। और अब आते हैं दूसरे दिन, जहाँ पर हमारी डिसेबल मस्त मगन में सो रही होती है और अचानक से उठ जाती है और बोलती है हाँ, आज का दिन तो कुछ ज्यादा ही बेईमान है, नाइस। और जैसे ही बिस्तर से उठती है तो उसके पिछवाड़े में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा था कि मम्मी रे ये तो कुछ ज्यादा ही दर्द कर रहा है, और ये बोल के पिछले दिनों को याद करती है कि किस तरह से मास्टर को मारने के लिए बोल रही थी। फिर क्या शर्माते हुए सोचती है कि यार सच्ची में कल मैं पागल हो गई थी क्या कि और ज्यादा मास्टर को मारने के लिए बोल रही थी, लेकिन ये तो उनकी भी गलती है ना, लड़की पे दया दिखाने के छोड़ वो तो और ज्यादा मार रहे थे। हाँ, खैर ये सब छोड़ो, सबसे पहले मुझे ये देखना हो कि सच्ची में मेरा कल्टीवेशन इंप्रूव हुआ। तभी ये बोलकर अपने कल्टीवेशन चेक करने के लिए बैठ जाती है। तभी उसके अंदर एक पगोड़ा को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा शानदार लग रही थी, जिसको फील करके वो भी बिल्कुल हिल जाती है कि क्या सच्ची में मैं एक रात में क्यूआई रिफाइनिंग के 9वें लेवल पर आ गई। इम्पॉसिबल, साला विश्वास ही नहीं हो रहा। आखिर ये कौन सा जादू था, कल तक तो मैं 7वें लेवल पर थी ना, और अचानक से मेरे मास्टर ने मुझे झाड़ू से मारा और मैं 9वें लेवल पर आ गई। और बोलती है कि आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है। फिर बोलती है कि खैर छोड़ो वो सब, अब मैं आखिर 9वें लेवल पर आ ही चुकी हूँ तो मुझे अब अपना फाउंडेशन भी मजबूत करना होगा, और मुझे अपने फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए बहुत सारे मटेरियल चाहिए। और ये बोलते हुए उसने एक नया आउटफिट पहन लिया होता है। फिर क्या इस कपड़े में ये काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही। फाउंडेशन तो मजबूत करना है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मेरे जैसे टैलेंटेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के लिए एक नॉर्मल फाउंडेशन बिल्डिंग के फील्ड से काम तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मुझे तो एक खतरनाक सा खास फील्ड चाहिए होगा। तभी अचानक से खुश रहते हुए बोलती है और वैसे मुझे पता है कि जिस सेक्ट में अभी मैं हूँ उस सेक्ट की औकात ही नहीं है कि वो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्ड को दे सके, लेकिन कोई नहीं, अपने पिछली लाइफ में मैं इतना तो पहचान बना ही चुकी हूँ जो इस मामले में मेरी कोई हेल्प कर सके। तभी वो कुछ स्पेल को कास्ट करने लगती है और दरवाजे को खोल के कहीं तो कुछ भेज देती है। तभी सीन चेंज होके जाता है दक्षिणी ट्रेडिंग हेडक्वार्टर में, जहाँ एक बुढ़ा हिसाब किताब करते हुए बोलता है नाइस, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं प्रॉफिट। पिछले महीने के हिसाब से इस बार तो 30% ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, और ऊपर से कुछ जड़ी बूटियां इतना फेमस हुआ है कि उसके बारे में तो कुछ बोलो ही मत, सच में मजा ही आ गया। लेकिन एक मिनट, अगर मैंने शीघ्र पतन और टेढ़ापन की दवाई की कीमत कम कर दी तब तो कुछ ज्यादा लूट मार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मुझे अब यही करना चाहिए ताकि जबरदस्त फायदा हो। तभी वो कुछ नोटिस करता है, अरे नहीं समझे, हमारे डिसेबल का मैसेज जो आया यहाँ पे। तभी ये बूढ़ा उस मैसेज को देख के बोलता है ओह समझ गया, महारानी का मैसेज आया है, उनको टॉप ग्रेड का फाउंडेशन बिल्डिंग पील चाहिए। और इतना बोलते ही उस मैसेज को हटाते हुए बोलता है कि नहीं मिलेगा। अरे बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्या वो ये सोचते हैं कि टॉप ग्रेड का पील बिल्कुल ऐसे ही मैं फ्री में दे दूंगा? अरे बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या अपनी बिल्ली से हड्डी को छीनते हुए बोलता है भोसड़ी के इधर ला, उसे पील चाहिए ना, उसे पील के बदले में बर्बेरियम मुर्गी की हड्डी दे दूं। हाँ, अब आते हैं अपने पीक की तरफ, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक बक्से को ले जाते हुए बोलता है फाइनली वो दिन आ ही गया जब मेरी डिसेबल ब्रेक थ्रू करेगी, और लेवल अप होने के लिए फाउंडेशन भी मजबूत होना चाहिए, इसीलिए तो मैं लेकर आया हूँ टॉप ग्रेड का फाउंडेशन बिल्डिंग पील। और जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचता है तो वो मन ही मन सोचता है कि है कहीं वो फिर से नहा तो नहीं रही होगी ना। ये सोच के वो गेट को बजाता है और बोलता है कि मेरी जान अंदर हो कि नहीं, बोलो दरवाजा खोल दूं क्या? जिसे सुनकर डिसेबल भी चौंक जाती है और बोलती है कि नहीं यार मैं कुछ काम कर रही हूँ, आप बाहर से बोलो जो कुछ भी बोलना है। अजी घंटा का कोई काम नहीं कर रही होती है, ये तो कल के कांड को छिपा रही होती है। जिसको सुन के हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि लगता है ये सच में दोबारा नहाने ही गई है। देखो ये कोई इतना इम्पोर्टेंट काम तो नहीं है, लेकिन देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, और हाँ अगर तुम्हारा हो जाए ना तो दरवाजे पे एक बार चेक कर लेना, मैं इसे यहीं पे छोड़ देता हूँ समझी। तभी उस डब्बे को वहीं पर रखते हुए सोचता है देखना वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी जब वो देखेगी कि पील के साथ साथ एक फ्यूनिक्स की हड्डी भी है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं उसको यहाँ खड़ा होते हुए रोते हुए देखूं। और ये बोल के यहाँ से चला जाता है। तभी हमें एक बहुत बड़े पंछी को दिखाया जाता है जो कि एक बक्से को मुंह के अंदर दबा के लाया होता है। फिर क्या उस डब्बे को वहीं पे गिरा देता है अपने डिसेबल के गेट के बाहर, जहाँ पर वो डब्बा अपने मेन कैरेक्टर के डब्बे के साइड में गिरता है। और फाइनली त्यान दरवाजे को खोल देती है और जैसे ही नीचे देखती है उसे दिखता है कि ये क्या, यहाँ पे तो 2 डब्बे हैं। तभी वो भी पंछी को नोटिस करते हुए बोलती है नाइस, लगता है मैंने जो फाउंडेशन बिल्डिंग का पिल मंगवाया था वो आ ही गया, पर साला ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार यहाँ पे 2 डब्बे क्या कर रहे हैं। और जैसे ही वो एक डब्बे को खोलती है वो देखकर बिल्कुल हिल जाती है, क्योंकि उस डब्बे के अंदर बर्बेरियन मुर्गी की हड्डी जो थी, और ये हड्डी और किसी ने नहीं उसी बुड्ढे ने भेजा था जिसको हमारे डिसेबल ने मैसेज देकर बताया था कि मुझे एक फाउंडेशन बिल्डिंग पिल चाहिए। वो सोचती है कि क्या बकवास है, लगता है मेरे मास्टर ने जरूर मुझे चिढ़ाने के लिए रखा होगा। तभी दूसरे डब्बे को देखते हुए सोचती है
लगता है कि टॉप ग्रेड का पिल मेरा इसी के अंदर होगा। और जैसे उस डब्बे को खोलती है उसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल लाइट निकलती है, जिसे देखकर वो भी बिल्कुल खुश कि ये हुई ना बात, जैसा कि मुझे उस बुड्ढे से उम्मीद थी। आखिरकार उसे पता है कि एक एम्प्रेस से कैसे बिहेव करना होता है। और रही बात इस मुर्गे की हड्डी की, ये तो ऑलरेडी अपने लिमिट पे पहुंच चुकी है। अब इसमें उतना दम नहीं, लेकिन मेरे गरीब मास्टर ने इसको दिया है। और वैसे भी झांट चिंता मेरे गरीब मास्टर की, लेकिन मैं चुनूंगी। आफ्टर ऑल ये मेरा कमीना मास्टर जो है, इसलिए अप्रिशिएट तो बनता है। एंड ये बोल के अपने रूम के अंदर आके बैठ जाती है। फिर क्या हमारे मेन कैरेक्टर द्वारा दिए गए हड्डी को रिफाइन करते हुए बोलती है अब जब मेरे पास टॉप ग्रेड का फाउंडेशन बिल्डिंग पिल है, अब तो मैं बड़े आराम से अपने फाउंडेशन को मजबूत कर सकती हूँ। और मुझे यहाँ तक ऐसा भी लगता है कि जितनी पावरफुल मैं पिछली लाइफ में थी उससे ज्यादा पावरफुल बन सकती हूँ। इसके बाद ये सेक्ट और ये पूरा का पूरा जर्जर पीक, ये घंटा ना मेरे सामने कोई टिक पाएगा। और ये कमीना मेरा मास्टर, मैं इसको इतना टॉर्चर करूंगी, इतना टॉर्चर करूंगी कि ये याद रखेगा आखिरकार वो किससे पंगा लिया था। इतना बोलने के बाद वो पिल को खा लेती है। फाइनली वो अपने ब्रेक थ्रू के लिए लग जाती है। फिर उसके बॉडी से कुछ ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। दूसरी तरफ हमें एक फ्यूनिक्स को दिखाया जाता है जो कि जर्जर पीक से कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, जिसको अपना सेक्ट मास्टर भी नोटिस कर लेता है और चौंकते हुए बोलता है कि इसकी माँ का ये क्या है बे, आखिरकार एक हेवनली फिनोमिना हमारे जर्जर पीक पर क्या कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कोई टैलेंटेड इंसान वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर रहा हो। तभी पीछे से एक आदमी सेक्ट मास्टर को बोलता है, बॉस कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो टैलेंटेड इंसान और कोई नहीं अपना पीक मास्टर ईकोंग हो। पता नहीं, हो भी सकता है, तो क्यों ना नजदीक से जाकर एक बार चेक करें। ये बोलकर ये दोनों अपने मेन कैरेक्टर के पीक की तरफ निकल जाते हैं और फाइनली वहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर पीछे वाला बुड्ढा बोलता है, आई मीन ग्रैंड एल्डर बोलता है कि बॉस ये हेवनली फिनोमिना तो मेन हॉल की तरफ से आ रहा है, कहीं ये सच्ची में अपना मेन कैरेक्टर तो नहीं है ना जो फाउंडेशन एस्टेब्लिश में अपना लेवल अप कर रहा हो। जिसकी बातों को सुनकर सेक्ट मास्टर बोलता है, नाइस, मुझे कभी लगा नहीं था कि अपना कॉन्ग इतना ज्यादा शानदार होगा। अगर पिछला सेक्ट मास्टर इसको देख लिया होता ना तब तो वो खुशी के मारे झूम उठते। और अब आते हैं अपने मेन कैरेक्टर की तरफ, जिसकी पूरी तरीके से सटक चुकी थी ये सारा का सारा कांड देकर, क्योंकि वो मछली जो नहीं पकड़ पा रहा था। तभी वो भी, तेरी माँ का ये क्या बकचोदी है, ये लोग मेरे को मछली पकड़ने भी नहीं देते शांति से। फिर क्या, वो अपने हाथ के एक झटके से उस फिनिक्स को गायब कर देता है, जिसे देखकर तो सेक्ट मास्टर की बिल्कुल गांडी फट जाती है। क्या, अरे यार ये अचानक से क्या हो गया, साला पूरा का पूरा अचानक से फिनोमिना ही गायब हो गया। और ये कैसे? तभी वो पीछे वाला बुड्ढा बोलता है कि मास्टर ये फिनोमिना तो बीच टेमिंग के पीक पे चला गया। क्या सच्ची में ऐसा हो भी सकता है क्या? नहीं यार, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आखिरकार हुआ तो हुआ कैसे? और अब आते हैं बीच टेमिंग के पीक पे, जहाँ पर ये कांड देखकर सारे के सारे डिसेबल की 40 पड़ी थी कि बाप रे, आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। दूसरी तरफ ये सब देख के बीच टेमिंग का मास्टर तो बिल्कुल खुश कि वाह क्या गजब की बात है, नाइस। और सुनो सब लोग, डरने की कोई बात नहीं है, लगता है कोई तो यहाँ पे टैलेंटेड बंदा है जो कि ब्रेक थ्रू करने वाला है। जिसकी बातों को सुनकर सब कोई चौंक गए होते हैं और बोलते हैं कि क्या कहा, ब्रेक थ्रू, कहीं अपने सीनियर ब्रदर किंसु तो नहीं है ना, क्योंकि वो कुछ दिन पहले से ब्रेक थ्रू का ट्राई करे जा रहा था। तभी दूसरा भी बिलाई, क्या पता हो भी सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है सेक्ट मास्टर की तरफ, जो कि साला यहाँ पे भी पहुंच चुका था, जिसको आता हुआ बीच टेमिंग का पीक मास्टर भी नोटिस कर लेता है। वो बोलता है कि सेक्ट मास्टर और ग्रैंड एल्डर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहीं आप ये सेलेस्टियल फिनोमिना के चक्कर में तो यहाँ नहीं आ गए ना। जिसको सुनकर सेक्ट मास्टर भी, अरे बिल्कुल, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर तुम्हारा कौन सा डिसाइबल है जो ब्रेक थ्रू कर रहा है। अरे यार, अब आपसे क्या छिपाना है, एक डिसाइबल तो है मेरे पास जिसका नाम किंसु है, हो सकता है कि उसी का ब्रेक थ्रू हो। तभी अपना ग्रैंड एल्डर भी बोलता है, अच्छा तो ये बात थी, मुझे लगा था कि कॉन्ग का ब्रेक थ्रू हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वैसे मेरी तरफ से सभी को कांग्रेचुलेट। ये सुनकर पीक मास्टर बोलता है, अरे थैंक यू। तभी सेक्ट मास्टर बताता है कि आपको पता है ये सारा का सारा रिएक्शन पहले जियाओजिया पीक पे हुआ था और पता नहीं कैसे अचानक से ये यहाँ पर आ गया। और जाते हुए बोलता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अगर किंसु सर्कुलेशन से बाहर आ गया ना तो उसे मेरे पास लेकर आना, मैं उसे एक अच्छा सा रिवॉर्ड दूंगा। जिसे सुनकर बीच टेमिंग का मास्टर भी ओके बोल देता है और अचानक से सीरियस वे में बोलता है कि साला तुझे सच में लगता है मैं अपना डिसाइबल तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, अजी घंटा। बस कुछ और दिन और मुझे नहीं लगता कि तुम अपने पोजीशन को बचा भी पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म जो कर दूंगा। और अब आते हैं अपने मेन कैरेक्टर की तरफ, जो कि बड़े आराम से मछली को पकाए जा रहा था। फिर क्या, मछली को खाते हुए गाना गाया जा रहा होता है कि लल्ला लल्ला लोरी तू है बहुत बड़ी बहन की। तभी उसको एक आवाज आती है कि मास्टर आपकी डिसेबल फाइनली फाउंडेशन रिलम पे पहुंच चुकी है। और ये बोलकर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है और लिटरली काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिसे सुन के हमारा मेन कैरेक्टर क्या सच्ची में, और ये बोल के पूरा का पूरा इग्नोर ही मारता है कि तेरी माँ का ब्रेक थ्रू मार के कुछ ज्यादा ही बड़ा चीज उखाड़ ली क्या रे, बस ब्रेक थ्रू ही तो था। और ये सुनकर डिसेबल बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि आखिर क्या
ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मतलब मैं फाउंडेशन रेलिंग पे पहुंच चुकी हूँ और ये भोसड़ी का मास्टर मेरे को डायरेक्ट इग्नोर मार रहा है। खैर छोड़ो ये सब। मास्टर से फिर बोलते हैं कि मास्टर मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया फाइनली, तो क्या आप इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे? कुछ तो बोलिए। और मनी मन सोचते है कि है, मैं भी तो देखूं आखिरकार ये बोलते क्या है। लेकिन अपना एमसी तो मछली खाने में कुछ ज्यादा ही मगन था कि नाइस, अद्भुत, कुछ ज्यादा ही ये तो टेस्टी है। और हाँ, कुछ बोलना था ना मुझे, तो मैं यही बोलूंगा कि तुम्हारा लेवल अप अभी अभी हुआ है, तो जाओ जाकर अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा मजबूत करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चूटियों से दूर रहना, बस इतना ही। जिसे सुनकर डिसाइबल भी लाइक मास्टर थोड़ा पागल वागल हो गया है क्या? क्या मतलब ये लौंडा खुद ही क्यों रिफाइनिंग लेवल का है और मुझ जैसी फाउंडेशन रिलम वाली लड़की से इस तरीके की हरकतें? और तो और घंटा भी इज्जत नहीं दे रहा है मुझे। मन तो कर रहा है कि पीट दूं इसे अभी। तभी वहां पर घंटी बजने की आवाज आती है जिसे ये दोनों भी सुन लेते हैं कि क्या ये तो समनिंग बेल है, लगता है सेक्ट की मीटिंग होने वाली है। और मछली के कांटे को रख के जाते हुए बोलता है कि ओ मेरी जान, मैं तो जा रहा हूँ मीटिंग अटेंड करने के लिए, और जब तक मैं ना हूँ तब तक तुम इस जेवजे पीक का ध्यान रखना, समझे? और उधर वो भी हाँ हाँ समझ गई और भाड़ में जाइए। और गुस्सा करते हुए बोलती है कि ये कमीना मेरा मास्टर, मुझे तो नहीं लगता है कि ये जिंदगी में कुछ उखाड़ भी पाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है स्टार रिवर हॉल में, जो कि कुछ ज्यादा ही शानदार लग रहा था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। बीच टेमिंग का बुड्ढा बोलता है कि सेक्ट मास्टर, क्या कुछ इम्पोर्टेंट बात थी क्या जो आपने हमें समन किया? फिर वो बोलता है कि हाँ, बात तो कुछ इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन थोड़ी देर रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारा एमसी जो नहीं आया वो आएगा, फिर हम करेंगे इम्पोर्टेंट बहुत सारी बातें, समझे? जिसे सुनकर बीच टेमिंग का बुढ़वा बोलता है कि हर यार, ये कोई बात हुई? हम लिटरली अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ पर आए हैं और जिस बंदे की लिटरली औकात नहीं है उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमारा बिल्कुल अपमान है। और जैसे और भी कुछ अनाप शनाप बोलता उसी वक्त एक बंदे की आवाज आती है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है और बोलता है कि ओ माय गॉड, बुढ़ऊ से तो रुका नहीं जा रहा है। क्या ये सच्ची में वही बुढ़ऊ है क्या जिसकी झांट कोई इज्जत नहीं करता इस सेक्ट में, और ऊपर से सेक्ट मास्टर का पोजीशन भी चाहता है? ये बात सब लोग ध्यान से सुनो क्योंकि ये बुढ़ऊ कुछ ज्यादा ही कमीना है। ये सुन के बुढ़ऊ बिल्कुल भड़क जाता है कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की। और मनी मन सोचता है कि आखिर कैसे कैसे इसको मेरे प्लान के बारे में पता चला। तभी किंगसुंग बोलता है कि अंकल सॉन्ग, आप ऐसे किसी पे भी इल्जाम नहीं लगा सकते गलत सलत, समझे? और ऊपर से आपको एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा और ऊपर से सॉरी भी बोलना पड़ेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, क्या सॉरी? तुम्हारी औकात भी है सॉरी सुनने का? और हाँ सुनो सब लोग, अगर मुझ पे तुम्हें विश्वास नहीं है ना तो इस बुढ़ऊ का जल्दी से सोल चेक करो और देखना बड़े आसानी से पता चल जाएगा कि ये कमीना बुड्ढा सेक्ट का लीडर बनना चाहता है। जिसे सुनकर वो दोनों तो बिल्कुल हिल जाते हैं और वो गुस्सा करते हुए बोलता है कि कमीने कहीं के औकात में रह, कुछ भी मत बोल वरना नहीं छोड़ूंगा। पर तभी लीडर की आवाज आती है कि शांत हो जाओ सब लोग। और हाँ, जैसा कि यहाँ पे सारे के सारे पीक मास्टर आ गए हैं तो क्यों ना मीटिंग को स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर दूसरा बुड्ढा भी चौंकते हुए बोलता है कि ये क्या बकचोदी है? नहीं, मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पर पीक मास्टर्स की मीटिंग हो रही है तो ये लौंडा यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ मैं मानता हूँ कि अपना अकाउंट कुछ ज्यादा ही कमजोर है और ये लड़का पावरफुल, और ये अभी जेवजे पीक का मास्टर है, तो इसे निकालो। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये बुड्ढा, मैं इसकी गांड मार लूंगा, कब से मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहा है। तभी लीडर बोलता है कि टेंशन मत लो, वो मैं ही था जो इस लड़के को यहाँ पर बुलाया है। और ट्रेजर को देते हुए बोलता है ये लो एक युआन विन लेवल का ट्रेजर, ये इसलिए है क्योंकि तुमने अपना ब्रेक थ्रू जो कर लिया जिसके कारण यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पावरफुल सेलेस्टियल फिनोमिना हुआ था, इसके लिए थैंक यू। और हाँ, इस तरीके से कुछ ज्यादा ही मेहनत करना। फिर आते हैं किंगसू की तरफ जो कि बिल्कुल खुश कि वाह, ये तो एक पर्पल पगोड़ा है जो कि पूरे सेक्ट में बहुत खास और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। फिर बोलता है कि थैंक यू सेक्ट लीडर, अब मैं कुछ ज्यादा ही मेहनत करूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये क्या बकवास है। तभी शॉर्ट पीक के मास्टर को भड़काते हुए बोलता है मुझे पता था ये लौंडा किंसू है ना, ये मुझे शुरुआत से टैलेंटेड लगता था, देखना ये एक न एक दिन एम्परर जरूर बनेगा और सारे के सारे बंदों को पीछे छोड़ देगा। क्यों बुढ़ऊ, मैंने ठीक बोला ना? और सच्ची में यार ये बुढ़ऊ ये सब सुन के भड़क जाता है कि अजी घंटे का टैलेंटेड है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और इससे यार टैलेंटेड तो मेरा डिसेबल चेन है और मुझे पता है कि वो ही फ्यूचर में जाके एम्परर बनेगा, ना कि ये, समझे? और इसे कह दो कि बीच टेमिंग का पीक है ना, तो बीच का जाके गोटे साफ करे। ये बंदा भी बोलता है साले तेरी माँ का, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे डिसेबल के बारे में ऐसा बोलने की? आखिर तू बता तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसेबल के बारे में ऐसा बोलने की? आखिर तू मेरे डिसेबल के बारे में जानता ही क्या है? जब मेरे डिसेबल ने ब्रेक थ्रू किया तो सेलेस्टियल फिनोमिना भी हुआ, समझे? और रही बात तुम्हारे डिसेबल चेन की, झांट चिंता है उसको किसी की। इसी तरीके से दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है और इधर हमारा एमसी आराम से एंजॉय किया जा रहा था कि नाइस, ये हुई ना बात, साला लड़ाई दिया इन दोनों को। और उधर लीडर की भी देख के ये सब सटक जाती है और बोलता है तो हर माई के शांत हो जाओ वरना मुंह में दे दूंगा को। लेकिन नहीं, उन दोनों को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और लड़े जा रहे थे। शॉर्ट पीक का मास्टर बोलता है बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सही बोला, तुम्हारी डिसेबल दम ही नहीं है
है, साला खोखला हो गया है वो। तो दूसरा बोलता है साले बुड्ढे तूने फिर से अपमान किया, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। पीक मास्टर बोलता है सालो तुम दोनों को तो छोड़ूंगा तो असलियत में मैं नहीं, खाली फुकड़ में भसड़ के जा रहे हो। अगर तुम दोनों को अपने डिसेबल का दम ही दिखाना है ना तो ग्रेट कंपटीशन में दिखाना किसका डिसेबल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साला मैं भी तो देखूं क्या आग मुझते हैं ये दोनों। जिसे सुनकर शॉर्ट पीक का लीडर भी लाइक अरे हाँ यार यही तो मैं पूछने आया था, लेकिन क्या करे इस साले ने बकचोदी जो शुरू कर दी। बुड्ढा ही बोलता है सही बात है, अब हम अगले महीने मिलेंगे जब कंपटीशन होगा, फिर देखता हूँ किसका डिसेबल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बोलने के बाद सारे के सारे बंदे लीडर को ग्रीट करते बोलते हैं हमें माफ कर दीजिएगा ऐसा बिहेव करने के लिए। जहाँ लीडर भी एक चिट्ठी को लेते हुए बोलता है तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, साला पता नहीं कहाँ से एक ड्रैगन यान किंगडम में पहुंच गया और साला तबाही मचाने लगा। और जाते हुए एक बात ध्यान रखना, सालों से एक किंगडम हमारे साथ ही है। जिसे सुनकर जैसे किंग सू आगे बढ़ने वाला होता है उसका मास्टर उसको रोक लेता है। फिर हमारे हीरो से बोलता है ईकोंग देख तू बता यहाँ पे सबसे ज्यादा खाली और नल्ला कौन बैठा है, तो क्यों ना जाके लोगों की थोड़ी हेल्प कर दो जिसके कारण हो सकता है तुम्हारा लेवल भी बढ़ जाए, तो बोल लो मंजूर है। कॉन्ग भी मनी मन सोचता है कि षड्यंत्र चल रहा है बुड्ढा, वो भी मेरे प्रति षड्यंत्र। क्या इस घोचू को सच में लगता है कि मैं वहाँ पर जाने के लिए बेकार बैठा हूँ? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसको देखकर ये बिल्कुल चौंक जाता है। फिर क्या खुश होते हुए बोलता है क्या सच्ची में मैं क्यूआई रिफाइनिंग से फाउंडेशन लेवल पर जा सकता हूँ? बस मुझे करना क्या है बस एक फाउंडेशन लेवल का क्लू ही तो ढूंढना है, हो जाएगा नाइस। और फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है मैं करूंगा ना ये टास्क, मैं करूंगा और किसी की औकात नहीं है जो मुझसे ये टास्क छीन सके, समझे। और हमारे हीरो की ऐसी एक्सप्रेशन देख के बूढ़ा बिल्कुल हिला पड़ा था। जहाँ लीडर भी बोलता है तो ठीक है अब इस टास्क को तुम संभालो, समझे। वहाँ किंसू भी लाइक मास्टर ये क्या हो रहा है, चच्चा के जगह पे मुझे जाना चाहिए था ना, तो आखिरकार आपने मुझे रोक क्यों दिया, वो भी प्लान प्लान इसे कहते हैं प्लान। जरा सोचो तो जैसे ही वो अपना पीक छोड़ के बाहर जाएगा तब क्या होगा, वो ट्रांसफॉर्म्ड बीस्ट हमारी हो जाएगी, समझे। फिर अचानक से सीन कट होके जाता है जाओ पीक पे जहाँ पे कुछ ज्यादा ही शोर हो रहा था। तभी हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही शिद्दत से कुछ तो खोजे जा रहा था। तभी डिसेबल बोलती है कि आप थोड़ा पागल वागल हो गए हो क्या, आप जिस डिसेबल को मारने जा रहे हो आपको पता भी है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, और रही बात आपकी, आप तो एक क्यूआई रिफाइनिंग के नल्ले हो। और जियाओ को खींचते हुए बोलती है कि देखो अगर वो ड्रैगन थोड़ा सा ही पावरफुल हुआ ना तो उसकी लेवल ड्रैगन किंग जितनी होगी, बिल्कुल इसी की लेवल की, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ना जाओ। लेकिन क्या हमारा एमसी तो कहीं और ही मगन था और एक बक्से को निकालते हुए बोलता है नाइस आखिरकार वो मिल गया। डिसाइड बोलती है कहीं वो खजाना तो नहीं ना, एक बार दिखाओ दिखाओ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी एक लकड़ी के स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है चला बहुत दिन पहले इसको मैंने बनाया था लेकिन फाइनली अब जाके इसका काम आएगा, देखना काट डालूंगा उस मॉन्स्टर को। जिसको देखकर डिसेबल तो बिल्कुल हिल जाती है और गुस्सा करते बोलते चोनर कहीं के, साला किस बात का मास्टर है तू, इतनी देर से मैं तुझको बोले जा रही हूँ तेरे को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, और ये बवासीर को तू तलवार कहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फुल एटीट्यूड में बोलता है कि टेंशन मत कर मेरी जान, मैंने तेरी हर बात को सुना है, और रही बात उस ड्रैगन की तो उसकी तो औकात भी नहीं है कि जो मेरे सामने खड़ा हो सके, समझी। जिसे सुनकर वो भी लाइक साला एटीट्यूड दिखाता है। जब मैं पिछली लाइफ में एम्प्रेस थी ना तब साला मेरी भी हिम्मत नहीं होती थी उस ड्रैगन को हल्के में लेने की, लेकिन जरा देखो तो मास्टर अपने ही घमंड में आग मुँहते जा रहा है। फिर एमसी यहाँ से जाते हुए बोलता है कि देखो जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम दोनों अपने कल्टीवेशन में ध्यान देना, समझे। जियाओ भी बोलती है ठीक है मास्टर आप आराम से जाइएगा। तभी डिसेबल भी लाइक ठीक है मैं भी यहीं पे रहूंगी, और मनी मन सोच रही होती है कि ये क्या बकवास है, आखिरकार कोई आदमी इतना ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकता है भला। हाँ, और ऊपर से इनका लेवल इतना ज्यादा कम है कि पूछो ही मत, जैसे ही पहाड़ से नीचे उतरेंगे वैसे ही मर जाएंगे, लगता है मुझे इनकी छुपके से मदद करनी पड़ेगी। हाँ, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर भी यहाँ से जाते हुए सबको बाय बोल रहा था, और ऊपर से चींटी भी बहुत जोर से अपने हाथ को हिलाते हुए बोल रही थी कि अपना ध्यान रखना मास्टर। और डिसाइबल बोलती है जियाओ तुम यहीं पे रुकना और पी की प्रोटेक्शन करना, समझी, क्योंकि मैं मास्टर के पीछे जा रही हूँ ताकि उनकी प्रोटेक्शन कर सकूं, वरना तो वो ड्रैगन मास्टर को खा ही जाएगा और हड्डियां भी नहीं बचेगी। और जियाओ भी लेके हैं ये क्या बोल रही है, भला मास्टर को इसकी प्रोटेक्शन की जरूरत कब से पड़ गई। और ये बोलकर डिसेबल अपने मास्टर के पीछे निकल जाती है। और अब आते हैं अपने एमसी की तरफ जो कि बिल्कुल खुश और गाना गाते हुए जा रहा था कि कौन है वो कहाँ से वो आया। तभी वो डिसेबल को पेड़ पे नोटिस करते हुए बोलते हैं कि अरे यार ये कोई छोटी बच्ची है क्या, मैंने कहा था कि पीक पे रह के अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो, लेकिन नहीं, इसे तो छिपा छिपी खेलना है। चींटी को देखो वो कितना ज्यादा ओबीडिएंट है, वो तो साला एक गोली पे ही वहीं पे रुक गई, अब तो वहाँ अकेली होगी वो। तभी इसको कुछ तो याद आता है और बोलता है कि हाँ यार मैं तो उस कमीने बीस टेमिंग के बुड्ढे के बारे में तो भूल ही गया था, साला क्या पता मेरे पीठ पीछे जियाओ को पकड़ने के लिए कोई षड्यंत्र रच रहा हो तो। हाँ नहीं मुझे कुछ तो करना होगा। तभी अपने पैरों को जोर से जमीन में पटकता है जिससे कुछ ज्यादा ही तगड़ा रिएक्शन होता है, और फिर क्या एक बहुत बड़ा शील्ड
पूरे जियोजे पीक के साइड में आ जाता है और इस पावर को फील करके अपने डिसेबल कर तो बिल्कुल फट ही जाती है कि बाप रे, आखिरकार वो था क्या, कुछ ज्यादा ही प्रेशर थी। और अपना हीरो भी लाइक, ओह यहाँ का सारा काम हो चुका है तो अब मैं आराम से डीमन हंटिंग करूंगा। सीन शिफ्ट होके जाता है ग्रेट यान डायनेस्टी में, जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। कोई तो बोलते है कि क्या सच्ची में हमारी हेल्प के लिए जिंगयू सेक्ट ने किसी पीक मास्टर को भेजा है? हाँ, कौन है वो? क्या वो नर है या मादा? उसकी उम्र क्या है यार? जल्दी बोल यार, तेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? और ये बंदा कोई और नहीं, इस डायनेस्टी का एम्परर होता है, जिसको हम राजा भी बोल सकते हैं। तभी एक बंदा घुटनों में आके बोलता है, माय लॉर्ड, वो कोई लड़की नहीं एक लड़का है जो कि कुछ ज्यादा ही यंग है और हाँ, उसकी उम्र भी कुछ ज्यादा ही कम लग रही है। जिसकी बातों को सुनकर एम्परर भी मन ही मन सोचता है कि क्या क्या कहा तुमने, उसकी उम्र कम है? हाँ, मैं समझ गया, पूरी तरीके से समझ गया। और खुश होते हुए बोलता है कि यानी कि वो बंदा जरूर शॉर्ट पीक का चैन होगा, जिसके बारे में मैंने कुछ ज्यादा ही तारीफें सुन रखी है। नाइस। तभी एक बुढ़का बुड्ढा बोलता है कि माय लॉर्ड, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बात है। मैंने सुना है कि ये लौंडा अपने पूरे के पूरे सेक्ट में नंबर 1 पर आता है और इसका फ्यूचर भी पूरा का पूरा ब्राइट है। तो समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो क्यों ना हम लोग उनसे दोस्ती कर लेते हैं। एम्परर भी लाइक, एग्जैक्टली, तुमने बिल्कुल सही बात बोली बुढ़ाऊ। इसी खुशी में मैंने तुम्हें 8 लड़कियां दी। जाओ, जवानी में तुम 4 लड़कियां पेलते थे, अब तुम 8 पेलो। क्यों, सही बोला ना मैंने? हाँ। और अब आते हैं बाहर की तरफ, जहाँ पर एम्परर एमसी के स्वागत के लिए बाहर खड़ा था और बहुत सारे लोग घुटनों पर आकर मेन कैरेक्टर का स्वागत किए जा रहे थे। देखो, एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो ये आया हुआ है ये हमारा मेन कैरेक्टर है और ये एम्परर, इसको तो ऐसा लग रहा है कि ये आया हुआ बंदा शॉर्ट पीक का चैन है, समझे? जहाँ पर कॉन्ग भी बहुत खुश होते हुए बोलता है, ओह माय गॉड राजा जी, तो ये तू ही है ना जिसकी उस ड्रैगन से फटी पड़ी है? हाँ, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं बचाऊंगा तुम्हारी जान, और हाँ, यहाँ तक कि तुम्हारी डायनेस्टी को भी, समझे? एम्परर भी बोलते हैं, सुनो तो जरा देखो तो मैंने तुम्हारे लिए क्या अरेंज किया है। जिसको ये भी देखते हुए बोलते हैं कि है, अरे आखिरकार वो चीज है क्या, मैं भी तो देखूं। तभी अचानक से 2 लड़कियां आके कॉन्ग को पकड़ लेती है और बोलती है कि बाबू, हम है वो 2 खतरनाक चीज, समझे? और हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, तुम तो सच्ची में कुछ खतरनाक चीज हो और अब आएगा असली मजा। और ये सारा का सारा कांड हमारी डिसेबल खंबे के पीछे से देखते हुए सोचती है कि ये कमीना मेरा मास्टर, ये सच्ची में कुछ ज्यादा ही कमीना है। मुझे तो लगा था इन्हें बस ड्रैगन से बचाना होगा, लेकिन इन लड़कियों से क्या, इनसे कैसे बचाऊं? फिर थोड़ी देर बाद आते हैं जहाँ पर लड़कियों का डांस चल रहा था और डांस करने वाली कुछ ज्यादा ही कंटाप लग रही थी और एम्प्रेस बोलता है कि बोलिए, ये कैसा लगा अरेंजमेंट? है ना बिल्कुल धांसू, और मन है तो इन लड़कियों को पेल दीजिए, माँ कसम कुछ भी नहीं कहूंगा मैं। जिसे सुनकर हमारा हीरो भी लाइक, हाँ हाँ, एकदम जबरदस्त अरेंजमेंट है, मुझे तो लिटरली कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है यहाँ पर। तभी हमें दिखाया जाता है हमारी डिसेबल को, जो कि रूप चेंज करके किसी और की बॉडी में आकर हमारे हीरो के ऊपर नजर रख रही थी और बिल्कुल गुस्से में बोलती है कि छी, कितना कितना गंदा टेस्ट है मास्टर का, मतलब सच्ची में एक नाचने वाली पे इनका दिल आ गया, हद है यार। हमारे मेन कैरेक्टर को एम्परर देखते हुए बोलता है कि थोड़ा ध्यान से अब मेरी बात सुनना, ये जो लड़की नाच रही है ना, ये मेरी बेटी है और मैं चाहता हूँ कि आपकी शादी इससे करा दिया जाए। तो बताइए कैसा लगा प्लान? जिसे सुनकर एक गार्ड अपना तलवार तोड़ देता है, यानी कि अपने डिसाइपल, और गुस्से में आकर सोचते कि एम्परर तेरी माँ का, मतलब कुछ भी साला कुछ भी किए जा रहा है। तभी हमारा कॉन्ग भी शराब का चुस्की मारते हुए मस्त एटीट्यूड में बोलता है कि देख बुढ़ऊ, एक बात बताता हूँ, बुरा मत मानियो, तू अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है, वो भी मुझसे, लेकिन क्या तुझे पता है मेरा जय पीक जो है ना कुछ ज्यादा ही सन्नाटे में है, यानी कि मुझे और मेरे डिसेबल को मिला के वहाँ पर बस 3 ही बंदे हैं। तो बोलो तुम्हारी राजकुमारी उतने बड़े पीक में अकेले रह पाएगी? हाँ। वो भी बोलता है कि अरे यार, तुम भी क्या मजाक कर रहे हो, हर कोई जानता है कि जिंगी सेक्ट पीक में सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो हेवनली स्वॉर्ड पीक पर ही है। हेवनली स्वॉर्ड पीक, ये किसने कहा तुझसे? वो मेरा पीक नहीं है, मेरा पीक तो जाओ पीक है। जिससे सुनकर एम्परर की तो मुंह ही बन जाती है कि क्या क्या कहा तुमने, और चौंकते हुए बोलता है इसकी माँ का, मतलब सच्ची में तू स्वॉर्ड पीक से नहीं है क्या? हाँ, साला पूरे प्लान की माँ बहन एक हो गई। ये डायनेस्टी पहले से ही कर्जे में चल रहा था और ऊपर से मैंने कर्ज और भी ले लिया था ताकि मैं उन सारी खूबसूरत लड़कियों को खरीद सकूं, जिससे तुम उन्हें पेल दो और जिससे हमारा संबंध भी बन जाएगा। इनफैक्ट मैंने तो अपने प्लान में अपनी बेटी को भी शामिल कर लिया था, लेकिन हुआ क्या, साला दूल्हा ही बदल गया। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। उधर ये सब कुछ देखकर बेटी भी फुट फुट कर रोने लगते है कि फादर मैं इस घोचू से शादी नहीं करूंगी। वो भी हाँ बेटी, हाँ गलती हो गई मुझसे, तू टेंशन मत ले, मैं इस घोचू से तेरी शादी नहीं कराऊंगा। तभी हमारा हीरो भी खड़ा होते हुए बोलता है कि नाइस, क्या एक्टिंग कर रहे दोनों बाप बेटी,
मजा ही आ गया। खैर छोड़ो ये सब, मैं अभी काफी ज्यादा मूड में हूँ, तो जल्दी बताओ वो ड्रैगन कहाँ पर है, काट डालूंगा उसको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यार, किसी को तो भेजो मेरे साथ ताकि वो ड्रैगन तक का रास्ता बता सके, समझा। जिसे सुनकर एम्परर भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि समझ गया, अभी अरेंज करके देता हूँ। और बुढ़ाऊ से बोलता है, बुढ़ाऊ सुन, तेरी माँ का, तेरे वजह से मेरा आज कुछ ज्यादा ही खर्चा हो गया है, और मैंने तेरे को जो लड़कियां देने का वादा किया था वो सब कुछ कट, समझा। और जाके इसको रास्ता दिखा, क्योंकि सारे पनौती की जड़ तू ही है। जिसकी बातों को सुनकर वो भी डर जाता है कि अरे यार माफ कर दो मुझे। और अब आते हैं हमारी डिसाइबल के ऊपर, जो कि सोच रही होती है कि इन सभी ने हम मेरे मास्टर की बेइज्जती इतनी ज्यादा कर दी, इन सबकी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो मेरे मास्टर की बेइज्जती कर दे। बस एक बार मेरा कल्टीवेशन पूरा हो जाए, फिर देखना इस पूरे के पूरे डायनेस्टी को ही खत्म कर दूंगी। तभी हमें बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम में कुछ ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर थे, जिनमें इतनी पावर थी कि वो सोए हुए पृथ्वी को हिला सके। लेकिन जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ी और वो लोग पावरफुल बने, उन लोगों ने अपने फायदे के लिए, उन लोगों ने लिटरली अपने फायदों के लिए जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से आगे चलते चलते हम मॉन्स्टरों का विनाश हो गया और अब साला बस गिनती के कुछ मॉन्स्टर्स बचे हुए हैं। और ये कहानी हमें एक ड्रैगन बता रहा था, जिसको मारने के लिए हमारे एमसी को भेजा गया है। और ड्रैगन बोलता है अपने ही दूसरे सर से कि मैं एक 9 हेडेड फ्रूट ड्रैगन हूँ, और मैं इतने दिन से जिंदा इसलिए रहा क्योंकि मुझे सरवाइव करना आता है। और सरवाइव करने की सबसे अच्छा निंजा टेक्निक ये है कि अपने आप को दुनिया के सामने कमजोर दिखाओ, समझे। और दूसरा जो कि पानी के अंदर था, वो भी बोलता है बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही बोला। लोगों को ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक सर वाले ड्रैगन हैं, लेकिन किसको पता हमने आपने 8 सर पानी के अंदर छिपा के रखा है। तभी तीसरा बोलता है सही बोले, जब तक हम पावरफुल नहीं बन जाएंगे तब तक हम यही नौटंकी करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि पानी के बाहर एक सर को देखकर कोई भी पावरफुल कल्टीवेटर हमें मारने की कोशिश करेगा। आफ्टर ऑल हम उसको कमजोर दिखेंगे ना, और वो पावरफुल बंदा हम पे क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करेगा। तभी चौथा सर बोलता है कि लेकिन एक बार याद रखना, अगर ये तकनीक काम नहीं किया तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो जाएगी। जिसे सुनकर ऊपर वाला सर बोलता है कि अरे यार टेंशन मत ले, करेगा, ये जरूर काम करेगा। हमें बस कल्टीवेटर्स को खाकर अपनी पावर बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। बस तुम देखो, बात ऑलरेडी फैल चुकी है कि यहाँ पर ड्रैगन अपीयर हुआ है, तो हो सकता है हमें मारने के लिए कोई फाउंडेशन या गोल्डन कोर का बंदा आ जाए। इसीलिए बस इंतजार करो, फिर हम उसको खा लेंगे, फिर देखना मजा ही मजा। फिर आते हैं अपने मेन कैरेक्टर के पास, जो कि अपने हाथों से फोकस करते हुए बोलता है कि नाइस, यानी कि यही है वो ड्रैगन। बढ़िया है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैं यहाँ पर आया हूँ। चिंता मत करो, अगर तुम पसंद आ गए ना तो आज बनेगा ड्रैगन कबाब, समझे। अरे बिल्कुल मैं तो बस यही चाहता हूँ कि बस वो ड्रैगन किसी तरीके जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आप तो कल्टीवेटर हो ना, उसके बाद भी आपको उड़ना नहीं आ रहा। हाँ? पर कैसे। जिसे सुनकर एमसी बोलता है कि यार क्या बताऊं, बस तुम ऐसा समझो कि मैंने अभी तक अपनी शक्तियां पहचानी नहीं है, बस एक बार पहचानने दो, फिर देखना हवा में उड़ जाऊंगा। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा बोट ले सकता हूँ क्या। ये भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल आप ले सकते हो, लेकिन उस लकड़ी का तलवार का क्या। कहीं आप उस लकड़ी की तलवार से उस ड्रैगन को मारने का तो भी नहीं सोच रहे हो ना। जिसे सुनकर वो भी बोलता है कि क्या कहा रे बुड्ढे तूने, जिसका खड़ा नहीं होता वो मेरी खड़ी तलवार के बारे में कुछ बोलेगा। चेक करूं क्या धार, वो भी तुम्हारे घोड़े को काट कर। क्या क्या घोड़ा काटेगा, वो भी मेरा। नहीं यार, मैं तो बस ये सोच रहा था कि वो ड्रैगन की चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी होती है, तो क्या सच्ची में उस ड्रैगन की चमड़ी इस लकड़ी की तलवार से कट भी पाएगा। ठीक है मैं समझ गया, वैसे भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरी जो स्वॉर्ड तकनीक है ना वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और उसको कोई रेंज की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैंने इस लकड़ी के स्वॉर्ड यूज ना करके अगर एक असली तलवार यूज करता तो उसके एक स्लैश से ही तुम्हारा का पूरा किंगडम ही गायब हो जाता, समझे। जिसे सुनकर बुढ़ा भी लेके है क्या क्या सच्ची में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ। देखना है तो तुम्हें सच्ची में देखना है, बाद में मत बोलना कि मजाक मजाक में पूरा किंगडम ही गायब कर दिया। जिसकी बातों को सुनकर डिसाइबल भी मनी मन सोचती है कि क्या फेंकू मास्टर है, पूरा का पूरा फेंकने का लिमिट ही क्रॉस कर दिया। वो अलग बात है कि मेरे सामने फेंकते हैं, लेकिन अब इनको देखो हर जगह जाके फेंक रहे। मैं तो इनको छोड़ देती हूँ कि मेरी मास्टर है, लेकिन इन लोगों का क्या, इन लोगों के सामने क्यों इतना ज्यादा फेंक रहे हैं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, ये मास्टर मुझे शुरुआत से ही सस्पिशियस लगता है, और ऊपर से इनके पास वंडरफुल ट्रेजर, तो शायद हो सकता है कि ये उस ड्रैगन को भी संभाल ले। बाकी मैं हूँ ही ना यहाँ पर, खतरा बढ़ते ही मास्टर को बचा लूंगी। ये सही प्लान है। अब आते हैं ड्रैगन पर, जो कि कुछ तो नोटिस करता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है वहाँ पर हमारा एमसी नौवा चलाते हुए पीछे आ रहा था, जिसे देखकर ड्रैगन भी लाइक ओह फाइनली यहाँ पर एक कल्टीवेटर आ ही गया। नाइस, चलो देखता हूँ इस कल्टीवेटर की पावर कितनी है। अगर गोल्डन कोर या नार्सल सोल में से हुआ तो मजा ही आ जाएगा। और देखता है कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से देखता है कि हाँ ये ठीक है, प्रेजेंस खतरनाक लेवल किया और ऊपर से ऑरा भी खतरनाक है, लेकिन लेवल है क्या। और मनी मन सोचता है कि इसकी माँ का, ये तो क्यों रिफाइनिंग लेवल का है बे। अपना हीरो भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि हेलो अपुन का नाम इकोंग है, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम्हारी ले सकूं। तो बोल तेरी कोई लास्ट विश, अगर कोई माल वाल ठोकना है तो जाके ठोक ले, समझा। जिसे सुनकर मॉन्स्टर भी भड़कते हुए बोलता है कि अपमान, कुछ ज्यादा ही बड़ा अपमान कर दिया।
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसा बोलने की? नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी एमसी बोलता है कि अरे यार एक मिनट रुक तो जा, मैं कुछ चेक तो कर लूं। जहाँ तक मुझे पता है तू तो एंशिएंट बीस्ट 9 हेडेड ड्रैगन है ना? हाँ? तो तेरे बाकी के सर कहाँ पर है? ये सुनकर वो भी चौंक जाता है कि क्या आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? आखिरकार किसी ड्रैगन के 9 सर भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ चाल, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ी चाल चली जा रही है। मतलब सच्ची में यार पूरे के पूरे 8 सर को पानी में छिपाकर यहाँ पे नॉर्मल ड्रैगन बना जा रहा है। नाइस। तभी हमें सारे के सारे ड्रैगन्स को दिखाया जाता है जो कि सच्ची में कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। तभी बाहर वाला ड्रैगन भी बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक मामूली सा क्यूआई रिफाइनिंग का बंदा मेरी सालों की तपस्या को पहचान गया। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें इजीली खा भी जाऊंगा। तो बोल, यहाँ पर आने के बाद कुछ पछतावा तो नहीं हो रहा ना? मेन कैरेक्टर भी लाइक पछतावा? बिल्कुल भी नहीं। चलो मैं तो सोच रहा हूँ कि तुझे खाऊंगा कैसे, तेल में पका के या फिर कच्चा। जिसकी बातों को सुनकर ड्रैगन की भी बिल्कुल लहर जाती है और अटैक करते हुए बोलता है, साले कमीने कहीं के तेरी इतनी हिम्मत, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इधर हमारा एमसी फुल तैयार था कि आज अब इसी नरसंहार होगा। लेकिन जैसे वो ड्रैगन उसके पास पहुंचता है तभी वो कुछ फील करते हुए बोलता है कि क्या आखिरकार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है मुझे। लेकिन ये बंदा तो क्यूआई रिफाइनिंग का है ना, तो इसकी बॉडी से इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी कैसे निकल रही है? साला विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी हमारा हीरो भी एक मामूली से अटैक करता है जो कि ड्रैगन की तरफ सीधा बढ़ जा रही थी, जिसे देखकर बुड्ढा ही बिल्कुल पूरा खुश कि वाह यार क्या जबरदस्त स्वॉर्ड तकनीक है। अब तो वो ड्रैगन गया काम से। नाइस। तभी वो अटैक ड्रैगन को लगती है और बूम, और एक बहुत जोरदार धमाका होता है जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जो कि दूर खड़े बुड्ढे को भी ढकेले जा रहा था। लेकिन क्या मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ और वो तो बिल्कुल खुश कि क्या क्या यही तो तुम्हारा सबसे मोस्ट पावरफुल अटैक? मुझे तो नहीं लगता। फिर आते हैं इस बुड्ढे की तरफ जो कि देखता है कि ड्रैगन अभी भी जिंदा है। इसकी वजह से इसकी तो बिल्कुल फाट जाती है कि इसकी माँ का ये क्या हो गया भाई, कोई नहीं बचेगा, मर जाएंगे सब के सब। और उधर तियान में फुल जोश में निकल जाती है कि साले कमीने कहीं कि मेरे होते हुए तेरी इतनी औकात कि तू मेरे मास्टर को छू सके, आ रही हूँ मैं, नहीं छोड़ूंगी तुझे। ये बोलकर ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देते, लेकिन ड्रैगन को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ा, जिसको देखकर ये भी सोचते कि ये साला इसकी डिफेंस तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। लगता है मामूली अटैक से इसका कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि अब मुझे वो अपनी टेक्निक यूज करनी ही पड़ेगी। और फाइनली एक पावरफुल टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही थी, और फाइनली उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। और जाके वो अटैक उस मॉन्स्टर को लगता भी है और वो मॉन्स्टर वहीं पे खत्म। और उस मॉन्स्टर को हारता देख डिसेबल भी सोचती है चलो अच्छा है अब मास्टर सेफ है, ये बोलकर गिर जाती है और इसे हमारा एमसी भी कैच कर लेता है। फिर क्या थोड़ी देर के लिए मस्त रोमांटिक सा सीन बन जाता है और हमारा भी लाइक तूने बस एक झांट भर का अटैक किया और इतने में तेरी हालत खराब हो गई, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तुम्हें और भी तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, समझी? इसकी बातों को सुनकर वो भी बिल्कुल चौंक जाती है और धक्का देते हुए बोलती है कि तू थोड़ा पागल हो गया है क्या? मतलब मैं फाउंडेशन रिलम पे होने के बाद भी एक सेंटर लेवल की टेक्निक यूज कर रही हूँ, तो ये जाहिर सी बात है ना कि लेवल कम होने की वजह से थकी जाऊंगी। एमसी भी लाइक क्या कहा, सेंट लेवल की तकनीक? अरे यार एक मामूली तकनीक को इतना बड़ा चढ़ा के तो मत बोल, समझी, वरना पाप लगेगा तुझे। जिसकी बातों को सुनकर वो भी, तेरी माँ का, वो एक ऑर्डिनरी तकनीक नहीं है, तुम तो खुद एक क्यूआई रिफाइनिंग पे हो, तो तुम्हें क्या ही घंटा पता है इसके बारे में? अच्छा ऐसी बात है क्या? रुक जाओ, किसी ना किसी दिन मौका मिलेगा फिर तुम्हें दिखाऊंगा असली पावरफुल तकनीक किसे कहते हैं। डिसेबल भी लाइक अरे मास्टर थोड़ी अपनी औकात तो देखकर बोलो, कुछ भी बोले जा रहे हो। अच्छा ये सब छोड़िए, सबसे पहले मुझे ये बताइए आपको पता भी है कि ये दुनिया कितनी ज्यादा खतरनाक है? हाँ नहीं पता होगा, लेकिन हमारा एमसी तो किसी और ही ध्यान में था और सिस्टम को देखते हुए खुश हो जाता है क्योंकि उसको रिवॉर्ड जो मिला था कि नाइस, ये तो एक दाव कम पास है, अब देखना मैं इसकी हेल्प से आराम से फाउंडेशन लेवल पे पहुंच जाऊंगा। और खुश होकर जहाज में चिल्लाने लगता है कि हुर्रे, ये हुई ना बात, हमने किया हमने किया हमने किया, तो मेरी जान चलो चलते हैं वापस, वो भी अपने पीक पर। जिसकी बातों को सुनकर डिसेबल भी लाइक अबे तेरे बोलने की थोड़ी जरूरत है, वापस ही जा रहे हैं। और अब आते हैं पानी के अंदर जहाँ दिखाया जाता है कि ड्रैगन मरा पड़ा है, और सच्ची में यार क्या ही खतरनाक ड्रैगन के सर कटे हुए पड़े हैं। और देखो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो कि हमारे हीरो ने एक मामूली सा अटैक किया था ना, वही स्लैश वाला, जो पानी के अंदर 8 सिर थे ना, उनको खत्म करने के लिए वो अटैक था, समझे? और वो अटैक इतना ज्यादा तेज था कि उस ड्रैगन को भी पता नहीं चला कि उसके 8 के 8 सर कटे तो कटे कब, और बाकी का बचा एक, जिसे हमारे डिसेबल ने अपना अटैक करके खत्म कर डाला। इसके बाद सीन कट होके जाता है जियाओ पर, जो कि एक चींटी से बोल रही होती है कि तुम्हारे पास कितने सारे काम है, मेरे को देखो मैं कितने निठल्ली बैठी पड़ी हूँ। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेरे पे कोई काम नहीं तो मैं यहाँ पर एक नींद मार लेती हूँ। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। और ये बोलकर ठीक वहीं पर जमीन पर लेट जाती है कि आने दो, जब तक मास्टर आएंगे जब तक तो मेरी नींद भी पूरी हो जाएगी। नाइस। और ये बोलकर फाइनली सो जाती है, और इसको सोता हुआ कोई तो अपने आईने से देखे जा रहा था, मतलब समझे, इसको कहते हैं नजर, आई मीन इस पर नजर रखी जा रही है। और ये बंदा कोई और नहीं, बीस्ट टेमिंग का बुढ़ऊ है, जो कि चींटी पर नजर रख रहा था और बोलता है कि
ये कमीनी बस एक बार मेरे हाथों में तो लग जाए तो देखना सारी की सारी आलसीगिरी निकाल दूंगा मैं इसकी। किंगसू बोलता है कि मास्टर ये जगह तो मैं जानता हूँ, ये तो वही जगह है जहाँ पर हम पहली बार मिले थे, तो क्या बोलते हो चलिएगा वहाँ पर? हाँ बिल्कुल चलो चलते हैं। ये बोल के वो दोनों यहाँ से बिल्कुल तेजी से निकल जाते हैं जियाओ को पकड़ने के लिए। किंगसू बोलता है कि मास्टर वो देखिए वहीं पर है वहीं पर, लेकिन जैसे ही वो पहुंचने वाले होते तभी वो एक बैरियर से धड़ाम से टकराता है और उसका मुंह बिल्कुल सुअर जैसा हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये आखिर ये क्या है। ये बुड्ढा ही बोलता है हाँ कौन का बच्चा, ये तो कुछ ज्यादा ही चालाक निकला, उसने यहाँ पे बैरियर लगा दिया ताकि कोई भी उस बीस्ट को ना पकड़ सके। डिसाइबल बोलता है क्या सच्ची में? वो तो ज्यादा ही खतरनाक निकला, उसने तो बैरियर लगा के रखा है और अब हम क्या करें? हाँ किसी से हेल्प मांगे क्या तक बैरियर तोड़ने में? और ये सुनकर बुड्ढा ही भड़क जाता है कि तेरी माँ का, हाँ किससे मदद मांगू बे, मैं किससे मदद मांगू? क्या तुझे अपने मास्टर पे भरोसा नहीं है कि वो इस बैरियर को तोड़ सकते हैं? हाँ तो एक काम कर, थोड़ा सा साइड हट, अपने मास्टर को थोड़ा रास्ता दे। और हंसते बोलते हैं आखिरकार ये क्या बकवास है, एक क्यूआई रिफाइनिंग का बंदा आखिरकार कितना ही पावरफुल फॉर्मेशन बना देगा, मैं इसे यूं एक चुटके में उड़ा दूंगा। नाइस। ये बोलकर पावरफुल अटैक कर देता है बैरियर पे, लेकिन क्या उस बैरियर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ा और ऊपर से लिख कर आता है कि एक काम करो मुंह में ले लो मेरा। किंगसू बोलता है कि मास्टर आप तो खड़े खड़े आग मूत रहे थे कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन क्या आपके इस खतरनाक हमले से इसको छांट बराबर फर्क नहीं पड़ा, और ऊपर से इस पे लिख कर आ रहा है कि मुंह में ले ले। और बुड्ढा भी हैरान होकर बोलता है लगता है उस कमीने ने इस बैरियर को बनाने में कुछ ज्यादा एडवांस मेटल का यूज किया है। हाँ बिल्कुल यही हुआ होगा। उसके बाद बोलता है कि हट कमीने, अब भी दिखाता हूँ अपनी असली पावर, सबकी एमसीबीसी कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा। और ये देखकर डिसेबल भी बिल्कुल खुश कि तोड़ डालिए फोड़ डालिए, मैं आपके साथ हूँ। फिर क्या वापस से उस बैरियर पे अटैक कर देता है कि इस बार तो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाला, बैरियर तो टूट ही जाएगा, लेकिन क्या कोई भी फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं हुआ, जिसे देखकर ये दोनों बिल्कुल शॉक कि ये बैरियर टूटा कैसे नहीं बे। और किंगसू अपने मास्टर को इशारा करते हुए बोलते हैं कि मास्टर ये देखिए इस बार तो कुछ अलग ही लिखते हुए आ रहा है। अरे यार ये फॉर्मेशन तो सच में कुछ ज्यादा ही कमीना निकला, आपको चूतिया बोल रहा है आपकी बात। साले कमीने कहीं के अपना मुंह बंद रख, जब से आया तब से कुछ न कुछ पनौती ही बके जा रहा है, इसलिए चुप कर। और फुल गुस्से में आते हुए बोलता है कि अपमान अपमान, कुछ ज्यादा ही बड़ा अपमान कर दिया, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और अपने हाथों से बहुत सारे अटैक कर देता है कि ये ले ये ले ये भी ले। और अब आते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पे इस बुड्ढे की बिल्कुल फटी पड़ी है, चूसा हुआ आम लग रहा है, और बोलते हैं कि हाँ ये साला बैरियर टूटता क्यों नहीं है बे? आखिरकार उस कॉन्ग के बच्चे ने कौन सा टोटका मार दिया इस पे? तो डिसेबल बोलता है कि मास्टर आप छोड़ ही दीजिए, वो कॉन्ग चच्चा कुछ ज्यादा ही कमीना है, खतरनाक लेवल का मटेरियल यूज किया होगा इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए, समझे? ये सुन के वो भी बोलता है कि हाँ तूने बिल्कुल सही बोला, उसने कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल का मटेरियल यूज किया है, और सही है कि मैंने अपनी पूरी पावर यूज नहीं की, वरना ये पूरा का पूरा सेट ही खत्म हो जाता। तो फिर ये बैरियर क्या चीज है? मैंने सही बोला ना? तो एक काम करो, चलो अंडरग्राउंड का रास्ता खोजते हैं। फिर क्या खुदाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों मास्टर और डिसेबल कुल्हाड़ी से गड्ढा खोदे जा रहे थे, और डिसेबल बोलता है कि अरे ये क्या बात हुई यार, आपके पास कोई ट्रेजर नहीं है क्या जिससे हम गड्ढे को आसानी से खोद सकें? वो भी बोलता है तेरी माँ का, अगर मेरे पास कोई खोदने वाला ट्रेजर होता तो मैं उसका यूज नहीं करता क्या, मैं यहाँ खोदने बैठता? हाँ इसलिए मुंह बंद कर और शांति से गड्ढा खोद, समझा? तभी डिसेबल एक चीज नोटिस करता है कि हाँ आखिर ये क्या चीज है, कहीं कोई खजाना तो नहीं है ना? और बोलता है कि मास्टर ये देखिए मुझे लगता है कि कोई प्रीशियस खजाना मिला है। मास्टर बोलता है कि हाँ तुझे खजाना मिला है, कहाँ मिला है मुझे दिखा। और जैसे वो खजाने को देखता है उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह जाती है और चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं यार मत मत खींच उसे। लेकिन क्या वो पहले उस चीज को निकाल चुका था, और बुड्ढा भी मिले के बेवकूफ 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 है तू साला, अबे यार ये क्या किया तूने, तूने तो डीमन सप्रेसिंग पिल को बाहर निकाल दिया, अब वो डीमन सेक्ट का इंसेस्टर बाहर आ जाएगा और पूरा का पूरा सेक्ट खत्म कर देगा, यार तूने ये क्या किया। जहाँ पर मास्टर को रोता हुआ देखकर बोलते हैं कि क्या सच्ची में वो इतना पावरफुल है? तो वो बोलते हैं कि हाँ वो पावरफुल है। नहीं मुझे तो ये बोलना चाहिए कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। लगभग 20 साल पहले उसने इस पूरे कॉन्टिनेंट को हिला के रख दिया था, और ये इतना ज्यादा टैलेंटेड था कि उसने राइटियस और डीमन टेक्निक्स में सब में महारत हासिल कर लिया था। इनफैक्ट ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि इसको कोई भी नहीं मार पाया था। इसलिए हमारे पुराने सेक्ट के लीडर ने बहुत सारे कल्टिवेटर को इकट्ठा किया और एक अच्छा सा मौका देकर उसको कैद कर लिया, और उसको कैद में रखने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी एक की, जो कि आज तुमने उसे निकाल दिया है। जिसे सुनने के बाद वो तो बिल्कुल पूरा का पूरा डर जाता है कि बाप रे ये मैंने क्या कर दिया मास्टर, अब मैं क्या करूं, बचा लीजिए मुझे। तभी वहां से एक अचानक से एनर्जी निकलने लगती है, जिसको देखकर बुड्ढे के तो बिल्कुल फाट जाती है कि मम्मी रे सच में इस चूतिया ने कुछ ज्यादा ही गजब कर डाला यार, ये क्या कर डाला, अब बहुत ही लेट हो गई है, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा यहाँ पर। उधर वो भी भागते हुए बोलते है कि मास्टर बचा लीजिए मुझे, मैं नहीं मरना चाहता। तभी मास्टर भी बोलता है कि अबे चूतिया वहाँ से निकल, जल्दी भाग, वहाँ से क्या कर रहा है वहाँ
वहाँ पर। अरे यार मास्टर तेरी माँ का, तू मुझे यहाँ छोड़ के कहाँ भाग रहे, ले चल मुझे। फिर क्या वो दोनों के दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसके कारण पूरा का पूरा आसमान ही एनर्जी से घिर जाता है। और इतने बड़े कांड को होता हुआ देख के सारे के सारे डिसेबल बिल्कुल सोचने लगते कि है ये हो क्या रहा है। अभी यहाँ पे कुछ सेकंड पहले दिन थी और अभी रात। तभी दूसरा बोलता है कि क्या पता कहीं यहाँ पर कोई चमत्कार होने वाला हो। क्यों, बिल्कुल मैंने सही बोला ना? हाँ मैंने बिल्कुल सही बोला होगा। फिर अब आते हैं हम सेक्ट लीडर के पास, जो कि इस घटना को देखकर बिल्कुल हिला पड़ा था कि क्या ये कैसे हो सकता है, ये औरत तो उसी डीमन का है। तभी देखते हैं उस डीमन यानी कि उस डीमन एंसेस्टर को, जो कि बोलता है कि फाइनली मैं आजाद हो ही गया। नाइस जिंगी सेट, अब तुम्हारा क्या होगा, कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पे, समझे? जिसे सुनकर ये भी बोलता है कि बाप रे ये कैसे आजाद हो गया, इसे तो कैद में होना चाहिए था ना, कहीं उस की को किसी ने निकाल तो नहीं दिया ना। फिर बोलता है कि बुढ़ऊ मेरी बात ध्यान से सुन, एक काम कर यहाँ से जा और जितने भी डिसेबल है उन सभी को सेव कर जब तक मैं इसको संभालता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुमको यहाँ छोड़ के नहीं जाने वाला। अरे यार तू देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, समझा? मैं जानता हूँ कि तू मेरी चिंता करता है, लेकिन मेरी बात समझना, अगर तू और सारे के सारे डिसेबल जिंदा रहेंगे तो ये सेक्ट दोबारा से रिबिल्ड हो सकता है। तो जाना मेरे भाई। तो वो भी बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। फिर अब आते हैं हम अपने हीरो की तरफ, जहाँ पर डिसेबल बोलते हैं कि मास्टर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आप सेक्ट में पहुंचने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप क्यूआई रिफाइनिंग पर इसलिए हैं क्योंकि आप घंटा भी बाहर नहीं घूमते हैं। तो क्यों ना आज हम थोड़ी देर और बाहर घूमे ताकि आपको थोड़ी बहुत और नॉलेज मिल सके। तो बोलिए क्या बोलते हैं। तभी हमारा एमसी भी वहीं पे रुक जाता है, जिसको देखकर डिसेबल भी बोलती है कि नाइस, लगता है आपने फाइनली रुकने का मन बना ही लिया। तो चलो ये तो अच्छा है, लेकिन क्या वो इसके लिए नहीं रुका था क्योंकि उसने कुछ नोटिस कर लिया था गड़बड़, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बड़ी गड़बड़ हो रखी है। तभी हमें कुछ डिसेबल को दिखाया जाता है जो कि भागे जा रहे थे अपनी जान को बचा के कि भागो बीसी भागो वरना मर जाएंगे। फिर क्या हमारी डिसेबल एक डिसेबल को पकड़ते बोलते है कि कहाँ भागे जा रहा है, अपने बाप के बारात में आया क्या रे, जो कहीं पे भी भागे जा रहा है। तो चल बता क्यों इधर उधर भाग रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है। अरे यार क्या घंटा चलेगा, उधर देख, उधर डीमन क्लैन का एंसेस्टर आजाद हो गया है, जो कि सभी डिसेबल को मारे जा रहा है। जिसकी बातों को सुनकर डिसेबल बोलते हैं कि क्या तूने, एंसेस्टर, कौन सा एंसेस्टर। तभी एक बहुत बड़ा अचानक से धमाका होता है। धमाका इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पे लिटरली बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसे देखकर सारे के सारे लोगों की फट चुकी थी। और जहाँ पर डिसेबल मनी मन सोचती है कि बाप रे इसका हो रहा तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल महसूस हो रहा है, अगर मैं सही हूँ तो इसका लेवल वेनरेबल लेवल पर होगा, यानी कि इस पूरे के पूरे सेक्ट में ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो इसको हरा सके। तभी सीन शिफ्ट होता है लीडर और उस एंसेस्टर के बीच, जहाँ पर एक बहुत बड़ी खतरनाक लेवल की फाइट हो रही थी और बुड्ढा हार रहा होता है। तभी एंसेस्टर उसको पीछे ढकेलते हुए बोलता है कि कोई नहीं बचेगा यहाँ पे, समझा, नरसंहार होगा यहाँ पे एमसीबीसी। तभी उधर डिसेबल भी डरते हुए बोलते हैं कि मास्टर चलो यहाँ से, भागो यहाँ से वरना मर जाएंगे हम लोग। लेकिन जैसे ही डिसेबल पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है कि क्या मास्टर तो वहाँ पे है ही नहीं, और बोलते हैं कि यार मास्टर अब कहाँ चले गए, जल्दी करिए हमें यहाँ से निकलना होगा। और अब आते हैं फाइट की तरफ, जहाँ पर कुछ ज्यादा इंटेंस लेवल की फाइट चल रही थी, जहाँ पर हमें किसी का पैर दिखाया जाता है जो कि और किसी का नहीं हमारे एनसी का होता है। और वो भी बोलता है कि नाइस, साला किसी की औकात नहीं है जो मुझे यहाँ पे ढूंढ सके। तभी एंसेस्टर बोलता है कि ये क्या बकवास है, जिंगी सेक्ट तो दिन पर दिन और भी ज्यादा कमजोर होते जा रहा है। चलो तुमसे ज्यादा अच्छा था तुम्हारा वो पुराने वाला एंसेस्टर था, जो कि कम से कम कुछ देर तक मेरे से फाइट तो कर पा रहा था। लेकिन तुम तो इतने ज्यादा कमजोर हो कि पूछो ही मत, तुम तो मेरा एक नॉर्मल सा हमला भी नहीं सह पा रहे। लेकिन तभी लीडर बोलता है कि साले कमीने कहीं के, मैंने अभी तो लड़ना स्टार्ट भी नहीं किया। हाँ मैं मानता हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो, लेकिन मेरे होते हुए तुम मेरे सेक्ट का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, समझे। घमंड मानना पड़ेगा, मरने वाले हो फिर भी घमंड, नाइस। लेकिन कितने देर ही टिकोगे। तभी लीडर बोलता है कि साले कमीने, हंसना है जितना हंस ले। लेकिन तू जानता है हमारा जिंगू सेट, जिसे हम स्टार रिवर सेक्ट भी बोलते हैं, लेकिन तुझे पता है इस नाम का मतलब भी क्या है। लेकिन छोड़ो, खैर मैं किसे बताने बैठा हूँ, बस तू इतना समझ कि आज तू मरने वाला है। क्या कहा मरने वाला हूँ, वो भी मैं, तेरी औकात भी है जो तू मुझे छू सके। अरे चिंता मत कर बालक, तेरे मरने के बाद सबसे पहला काम यही होगा कि सेक्ट को मैं डिस्ट्रॉय कर दूं, समझे। जिसकी बातों को सुनकर लीडर भी एक खतरनाक सा अटैक परफॉर्म करने लगता है और चला देता है, और उस अटैक का नाम फ्यूनिक्स स्टार डिस्ट्रक्शन होता है, जो कि उसको लगती है और उसके शरीर के आर पार हो जाती है। और वो बोलता है कि क्या मैं हार गया, वो कैसे, ये
कैसे हो पॉसिबल हो सकता है। और ये देखकर लीडर खुश कि फाइनली मैं जीत ही गया। मुझे पता था ये अटैक सबसे ज्यादा पावरफुल है, इसके सामने साला कोई भी नहीं टिक सकता। लेकिन क्या एंसेस्टर हारा नहीं था, वो तो बस एक्टिंग किए जा रहा था। और एक क्रीपी से स्माइल करते बोलते कि है तुझे क्या सच में लगा था कि ये मामूली सा अटैक मेरा कुछ उखाड़ भी पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और दोबारा से अपनी बॉडी को रिकवर कर लेता है। देखा, इसे कहते हैं अमरता का वरदान, मुझे कोई भी नहीं मार सकता। उसे ठीक होता देख लीडर की तो बिल्कुल फट जाती है कि इसकी माँ का ये कैसे ठीक हो रहा है बे? कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो अटैक इस पे अच्छे से काम ना किया हो? एंसेस्टर भी लेके मैं तुम्हें चलो एक राज की बात बताता हूँ, ये जो बॉडी है ना, ये मेरी असली बॉडी नहीं है, ये मेरी क्लोन बॉडी है, समझे? और रही बात मेरी रियल बॉडी की, जिस सील में मैं हूँ वो ऑलरेडी ब्रोक हो चुकी है और मैं किसी वक्त आजाद हो सकता हूँ। और ये सुनकर बुड्ढा बिल्कुल चौंक जाता है कि क्या सच्ची में? चल यार झूठ मत बोल। और उधर वो एंसेस्टर भी पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है रोशनी का असली मजा शरीर में ही आता है, सारे बच्चे कहाँ हैं, औरतें कहाँ हैं? इसकी बातों को सुनकर लीडर भी सोचता है कि धत्तेरी की ये तो साला इसका क्लोन निकला। नहीं, मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि इसका रियल बॉडी बाहर ना निकल पाए, वरना सारे बच्चे और औरतें मारे जाएंगे, पूरा सेट खत्म हो जाएगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन इसकी रियल बॉडी को आजाद नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं होने दूंगा। और अपने हाथों को ऊपर करते हुए बोलता है, एंसेस्टर तेरी माँ का, चल जल्दी कर मुझे अपनी पावर दे ताकि मैं इसको हरा सकूं। इसे सुनकर एंसेस्टर बोलता है कि है ये क्या कर रहा है बे? पावर दे रहा है, चल मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, देखता हूँ कि कौन सा एंसेस्टर तेरा मरा हुआ है जो कि तेरे को पावर देने वाला है, मैं भी तो देखूं। और अब आते हैं हमारे हीरो पर, जो कि ऊपर ही था और वो सोच रहा था कि धत्तेरी की अब ये कौन सा बवासीर है, इसके क्लोन को तो छोड़ो, मैं इसकी रियल बॉडी को भी देख पा रहा हूँ और ये बहुत कमजोर है। और अगर गलती से भी मैंने इसको छू दिया ना तो समझो इसका खेल ही खत्म। खैर छोड़ो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने इस कचड़े को मार दिया तो मेरी नॉर्मल लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और ये बुड्ढे मेरे को परेशान करने के लिए मेरे पीछे पड़ जाएंगे और ये मैं नहीं चाहता। इसीलिए इसका यूज करूंगा, इस लीडर का यूज करूंगा और इस इंसेस्टर को मरवा डालूंगा। वाह क्या प्लान है, क्या दिमाग है मेरे पे। और ये बोलकर अपनी एनर्जी इस बुढ़ऊ को देता है कि जा बुढ़ऊ जी ले अपनी जिंदगी। फिर क्या, जैसे इस बुड्ढे को उसकी एनर्जी मिलता है, इस पावर को फील करके वो बिल्कुल खुश और मनी मन सोचता है कि बाप रे ये किस तरह का पावर है बे। और भाई मैंने तो बस मजाक किया था, क्या सच्ची में किसी एंसेस्टर ने अपनी पावर मेरे को दे दी क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन क्या एमसी की वो थोड़ी सी पावर इसके लिए तो बहुत ज्यादा थी, इसकी वजह से फूलने लग जाता है। बोलते हैं कि इसकी माँ का ये एनर्जी तो कुछ ज्यादा ही है, एंसेस्टर जी मस्त कीजिए वरना उस एंसेस्टर को मारने से पहले तो मैं ही मर जाऊंगा। एंड इसके बाद वो एक अटैक को एंसेस्टर की तरफ कर देता है, जिस एनर्जी को अपने तरफ आते हुए देखकर एंसेस्टर की तो फट जाती है। और इस अटैक को रोकने के लिए एंसेस्टर भी एक अटैक करता है, लेकिन उस अटैक से कुछ भी नहीं होता। फिर क्या, हमें दिखाया जाता है कि वो एंसेस्टर मर गया, बस इतने में ही खत्म। और इस कांड को देखकर ये बुड्ढा बिल्कुल शौक में कि है ये क्या हुआ, वो बस एक अटैक से मर गया, मैंने बस एक अटैक से उस एंसेस्टर को मार डाला। ओह माय गॉड, विश्वास ही नहीं हो रहा। फिर सीन शिफ्ट होके जाता है एंसेस्टर के रियल बॉडी पर, जहाँ पर उस एंसेस्टर को भी पता चल जाता है कि उसकी क्लोन बॉडी खत्म हो चुकी है। फिर ये बोलता है कि सालो तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे क्लोन को मारो, लगता है मैंने तुम लोगों को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया था। फिर वो सील और अपने आर्टिफैक्ट को देखते हुए बोलता है कि कोई नहीं, वो तो बस एक क्लोन ही था, बहुत जल्दी मैं आजाद होने वाला हूँ, फिर देखना इस पूरे का पूरे सेक्ट को मैंने खत्म नहीं कर दिया ना तो बोलना। इतना बोलने के बाद उस सील पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। इसके बाद हम आते हैं अपने एमसी पर, जो कि हैरान होते हुए बोलते है कि अरे यार ये कैसे हो गया, इसकी माँ का कौन है बे जो मेरे सेक्ट में आकर इतना बड़ा गड्ढा करके चला गया? नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं चलते चलते गिर गया ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी उसकी नजर जाती है डीमन सप्रेसिंग की पर, जो कि देखता है कि अच्छा तो यहाँ से सारा गेम शुरू हुआ है, तो मतलब किसी ने गड्ढा खोदने के चक्कर में डीमन को ही आजाद कर दिया। लेकिन कोई नहीं, आज कुछ ज्यादा ही बकचोदी हो गई और आज मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया हूँ। तभी वो आसपास देखता है और सोचता है कि साला कोई है तो नहीं ना जो मेरे पे चोरी छिपे से नजर रख रहा हो। हाँ, और ये बोलकर एक पेड़ की तरफ देखते हुए बोलते है कि नाइस, ये कुछ ज्यादा ही लंबा है, इससे कम हो जाएगा। एंड उसके बाद वो अपनी क्राफ्टिंग तकनीक का यूज करता है और एक बहुत बड़ा नहीं, कुछ ज्यादा ही बड़ा डीमन सप्रेसिंग की बना देता है और बोलता है कि अब आएगा ना असली मजा, जितना बड़ा गड्ढा उतना ही बड़ा की। और उस की को उठा के गड्ढे की तरफ आने लगता है। और अब आते हैं एंसेस्टर की तरफ, जो कि खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली मैं आजाद हो गया, इस सील को तोड़ दिया। और इसी मोमेंट पे हमारे हीरो ने सील को दोबारा से लगा दिया, जिसके वजह से इस एंसेस्टर का जो आर्टिफैक्ट है सील तोड़ने वाला, वो भी काम करना बंद कर देता है। जिसको देखकर ये सोचता है कि है
ये क्या हो रहा है बे? और तभी उसके ऊपर बहुत तेज रोशनी आती है जिसकी वजह से दोबारा से वो सील लग जाता है। लेकिन हाँ, इस बार जो सील लगा था वो कोई नॉर्मल सील नहीं था, ये तो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, जिसकी वजह से एंसेस्टर लिटरली गर्दन तक जमीन के अंदर धंस जाता है। वो भी लाइक, अरे यार ये क्या हो गया यार, ये कौन सा सील है? कम से कम पुराने वाले में हिल तो पाता था, लेकिन इसमें तो गर्दन तक धंसा पड़ा हूँ बे। और अब आते हैं अगले दिन, जहाँ पे मौसम बिल्कुल बेईमान है और वहाँ पर एमसी मछली को पकड़ते हुए फुल मस्ती में बैठा है। और हाँ, इस बेईमानी को बरकरार रखते हुए मैं एक मछली को पकड़ूंगा जो कि कुछ ज्यादा ही बड़ी होगी। और अपने डिसाइपल एमसी को मछली पकड़ते हुए मन ही मन सोचती है कि क्या गांडू मास्टर है बे, कल कितना ज्यादा बड़ा कांड हो गया था, लेकिन इस भगचुनर को देखो, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बस आराम से मछली को पकड़े जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, लेकिन ये बात मैंने कभी सोची ही नहीं थी कि सेक्ट मास्टर इतना ज्यादा ताकतवर होगा कि उतने आसानी से उस डीमन को मार डाला। और यहाँ से जाते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, ये आराम करने का समय नहीं है, मुझे जल्द से जल्द कल्टीवेशन करके और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा ताकि अपने मास्टर और पीक को प्रोटेक्ट कर सकूं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर किसी तो मछली को पकड़ लेता है। इसे देखकर वो भी बिल्कुल खुश कि हैं फाइनली मैंने पकड़ ही लिया। लेकिन क्या जो उसने पकड़ा था वो मछली नहीं है तो कुछ अलग ही चीज थी, जिसको देखकर हमारा एमसी भी सोचता है कि ये क्या बवासीर है। तभी सिस्टम उसको बताता है, लेकिन क्या बताता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है मैं बताता हूँ। ये कंपास काम करता है किसी को ढूंढने का, समझे? जिसे देखकर एमसी सोचता है कि ओ, ये हाई लेवल के एट्रीब्यूट के साथ साथ बंदों का ढूंढने का भी काम करता है। नाइस, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या एमसी कुछ देखकर बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि उस कंपास से एक बच्चे का फिगर जो बाहर आ रहा था, जिसे देखकर एमसी भी लेके हैं ये क्या चीज है बे? क्या सच्ची में सिस्टम तुम मजाक तो नहीं कर रहा ना? ये भिखारी बच्चा मेरा अगला डिसाइबल बनेगा। और हमें इस बच्चे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम बायोचेन होता है। और हाँ, ये एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये पिछले जीवन में अपने डीमन किंग था, वो भी अपर लेवल का। अगर इसकी कल्टीवेशन के बारे में बात करें तो ये हेवनली डीमन स्क्रिप्चर का यूज करता है, जो एक अल्टीमेट डिमोनिक आर्ट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने पूरे वर्ल्ड को ही सेटल कर दिया था ताकि इमोर्टल बन सके, और फाइनली बन भी गया। लेकिन क्या करे, देवताओं की तरफ से एक देवी आती है जो कि हजारों सालों से चले आ रहे पीस को एक झटके में खत्म कर देती है और युद्ध का ऐलान कर दिया। और ये लड़ाई बहुत लंबे समय तक चली, जहाँ पर ये डीमन एम्परर हार गया, जो कि धोखे के कारण, और एट द एंड उसको कैद कर लिया गया था। और इसके पास भागने का बस एक ही रास्ता बचा था, जो कि इसका सीक्रेट आर्ट द रिकार्नेशन टेक्निक थी। और वो फाइनली अपने इस तकनीक का यूज करता है और अपने आत्मा को शरीर से बाहर निकाल लेता है। पर लेकिन क्या करे, इसकी किस्मत यहाँ पे भी खराब थी, क्योंकि अपर रिलम से डायरेक्ट वो आत्मा निकलने के बाद लोअर रिलम में एक भिखारी के अंदर चली आती है। और यही थी इसकी पूरी की पूरी कहानी। और अब आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर भाई बिल्कुल चौंका पड़ा था कि है ये क्या यार, ये क्या हो गया मेरे शरीर के साथ। लेकिन तभी कोई तो बोलता है कि भाई सुन ना यार, ये जगह तो काफी मजेदार है, लिटरली यहाँ पे ठोकने के लिए बस 300 में माल मिल जाता है। दूसरा बंदा सुनने के बाद, है इतने में कितना हमारा पूरा एरिया तो नहीं ना खोद डाला रे। और ये सारी बातें हमारा बच्चा सुने जा रहा था और सोचता है कि साले गरीब लोग छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं, लेकिन झाट चिंता है किसी को गरीब का। लेकिन तभी अचानक से एक दुकानदार उसको देख लेता है और सोचता है कि अबे यार, यहाँ पर एक भिखारी कहाँ से आ गया बे, चल 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 फुट यहाँ से कहीं और निकल। और वैसे भी फांसी लगाने तक का पैसा नहीं है तो तेरे को कहाँ से पैसा दूंगा बे। और इतनी बेइज्जती सुनने के बाद वो भी बिल्कुल भड़क जाता है कि है साले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। दुकानदार भी लेके, अबे तू है कौन, चल चल भिखारी है, निकल यहाँ से, वैसे भी मेरे पास कुछ देने के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं, चल तो यहाँ से भाग यहाँ से। तभी कोई पीछे से बोलता है कि भाई तुमने सुना कल क्या खतरनाक लेवल का कांड हुआ था। लिटरली एक डीमन जो कि 20 सालों से आजाद था, अचानक आजाद हो गया। और ये सुनकर इस बच्चे का ध्यान पूरा का पूरा उधर चला जाता है। और ये सुनकर दूसरा बोलता है कि हाँ यार, तूने बात तो बिल्कुल सही बोली, लेकिन वो डीमन एंसेस्टर था ना जो कि लास्ट में पकड़ा गया, वही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आखिरकार ये जिंगी सेट वाले कर क्या रहे हैं। जब इनको पता है कि ये एंसेस्टर पूरे यूनिवर्स के लिए खतरा है तो उसको मार क्यों नहीं दे रहे? मार देना चाहिए था ना। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट उस बात को दबा दिया। और मैंने ये भी सुना था कि वो एंसेस्टर बस एक ही अटैक में डायरेक्ट मर गया, जिसका दूसरा बोलता है कि है क्या सच्ची में, ये क्या सुन रहा हूँ मैं आजकल। अच्छा हुआ मैंने वो सेक्ट ज्वाइन नहीं किया, पता नहीं कौन जाने की कब वो डीमन आजाद हो गया मैं मार दे। और ये बच्चा ये सब बात सुनने के बाद सोचता है कि ये डीमन एंसेस्टर है कौन जो एक ही अटैक में खत्म हो गया है। अपमान कुछ ज्यादा ही बड़ा अपमान करवा दिया हमारे डिमोनिक पाथ का। और मन ही मन सोचता है कि है, क्यों ना मैं उस
जिंगी सेक्ट के अंदर जाके उस एंसेस्टर को डाइवोर कर लूं, जिसके कारण मेरा बहुत सारा कल्टीवेशन भी रिकवर हो जाएगा। उसके बाद पूरे के पूरे सेक्ट में कब्जा कर लूंगा और अच्छा सा मौका देकर अपर रियलम में अटैक कर दूंगा। हाँ, ये अच्छा तरीका है। और फुल एटीट्यूड में बोलता है, महारानी बस तू मेरा इंतजार कर, बहुत जल्दी तू मेरे कदमों में गिरकर माफी मांगेगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक बुढ़िया की तरफ, जो कि कुछ तो नोटिस करती है। और हाँ, ये भी कहीं पे कैद थी और सोचती कि आखिरकार ये क्या है, इसकी डिमन की वाई तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि उस बुड्ढे से भी बहुत ज्यादा ही है। पर कैसे? और हंसते बोलते कि लगता है इस जिंगी सेक्ट ने कुछ ज्यादा ही बड़ा दुश्मन बना लिया है। और हाँ, इसकी एनर्जी को फील करके ऐसा लग रहा है ये तो बुड्ढे से भी कुछ ज्यादा ही बड़ा कत्लेआम करेगा। और अब आते हैं कंपस की तरफ, जो कि बजे जा रहा होता है, जिसपे हमारा एमसी बोलता है, तेरी माँ का चुप हो जावे, जब से मिला है बजे जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तू भूल गया कि तू कंपस है, तेरा काम रास्ता दिखाना, ना कि घड़ी जो कि बजे जा रहा है, इसलिए शांत हो जा, समझा। फिर क्या, वो शांत हो जाता है। लेकिन तभी हमारा हीरो कुछ नोटिस करता है और बोलता है कि अब कौन है बे इसकी माँ का, जो कि मेरे बिना इजाजत के मेरे पीक में घुसे जा रहा है, नहीं छोड़ूंगा। क्या कहीं कोई दोबारा से गड्ढा तो नहीं खोद रहा ना इसकी माँ का। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये वही भिखारी लड़का यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया है और इसकी हालत तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। तभी हमारा एमसी भी आ जाता है और बोलता है कि ये छछुंदर लड़का कौन है जो मेरे पीक में घुसे जा रहा है। लेकिन तभी कंपस बोलता है कि मालिक यही तो है आपका नया डिसेबल, जिसको मैंने यहीं पे टेलीपोर्ट कर दिया। क्यों, जबरदस्त काम करती है ना? अरे बोलो ना, जबरदस्त काम कर दिया। लेकिन हमारा हीरो इसको देख के बोलते कि है ये कैसा तरीका है भाई, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक और कैजुअल तरीका नहीं है डिसेबल ढूंढने का। और हंसते हुए बोलते हैं कि नाइस, इसे कहते हैं डिसेबल खोजने का नया तरीका। गुड 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 गुड, तुमने बिल्कुल अच्छा काम किया कंपास। देखना एक दिन तुम्हारा कांटा निकाल के तुम्हारे पिछवाड़े में घोष दूंगा, ताकि तुम जल्दी जल्दी और भी डिसेबल ढूंढ सको। नाइस। खैर छोड़ो, ये सब कुछ मजाक था, वैसे तुमने मेरा टाइम बचा दिया तो थैंक यू। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है इस बच्चे के सपने में, जहाँ पर वो भी चौका पड़ा है। और तभी वो कुछ तो नोटिस करता है और पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर एक बुढ़िया होती है, जो कि इसको बोल रही होती है कि मेरे बच्चे तू यहाँ पर क्या कर रहा है, वापस जा। जिसे देखकर ये बच्चा तो बिल्कुल डर जाता है कि अरे यार ये तो दादी है। इसी डर के वजह से इसकी नींद खुल जाती है और वो जैसे बेड पे बैठता है, साइड में एक कॉन्ग था, जो कि बोलता है कि अच्छा तो फाइनली तुम उठ ही गए। देखो ऐसा है कि तुम बाहर लावारिस की तरफ पड़े हुए थे, इसलिए मैंने तुमको गोद ले लिया। और हाँ, अब से मैं तुम्हारा मास्टर और तुम मेरी डिसेबल, समझे? जिसे सुनकर वो छोटा बच्चा भी भड़क जाता है कि तेरा माइक, कौन मास्टर कौन डिसेबल रे, मैं नहीं तेरे को जानता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कौन सी जगह है? तो कॉन्ग बोलता है कि मानना पड़ेगा, जैसा कि मेरे डिसेबल से मेरे को उम्मीद थी, एक गर्म खून वाला बच्चा। नाइस। लेकिन हाँ, तू 900 ट्रिबुलेशन के बाद भी तू सेफ है, यानी कि तुम्हारा बॉडी सच्ची में कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और रही बात मेरी, मैं गुण संपन्न सर्वशक्तिशाली पीक मास्टर हूँ, जिसको सब नल्ला समझते हैं, समझा? और ये जगह जहाँ पर तू अभी खड़ा है, ये जिंगी सेक्ट है, यानी कि हमारा पीक। जिसे सुनकर ये बच्चा भी एक इविल सी स्माइल करता है और मनी मन सोचता है कि इस आदमी को पता भी नहीं कि ये किसके सामने ज्यादा बन रहा है। जब मैं पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज करता था तो ये पैदा भी नहीं हुआ होगा, और लंबी लंबी फेंक रहा है, वो भी मेरे सामने। तभी अचानक से चौंकते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, इसने अभी अभी क्या कहा? ये एक पीक मास्टर है, वो भी जिंगी सेक्ट का, यानी कि इसको जरूर पता होगा बुढ़ा डिमोनिक एंसेस्टर कहाँ पर है। और अपने हाथों में एक अटैक को रेडी करते हुए बोलते हैं कि नाइस, अब मैं इसको कैप्चर करूंगा और बंदी बना के इसके सोल से पूछूंगा कि बता एंसेस्टर कहाँ है। और हमारा हीरो इसको ऐसा करते हुए देख कंफ्यूज होते बोलते हैं कि ये आखिर करना क्या चाहता है। तभी हमारी डिसेबल रूम के अंदर एंट्री ले लेती है और हमारे हीरो को गाली देते हुए बोलती है कि कमीने कहीं कि आखिर तू किस टाइप का मास्टर है? हाँ, तूने तो डिसेबल का बाथटब भी चोरी कर लिया, ये कोई बात भी हुई भला? और जैसे ही कुछ और बोलती तभी उसका ध्यान बच्चे की तरफ जाता है, जिसे देखकर वो भी मनी मन सोचती है कि बच्चा, आखिरकार एक बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं मास्टर ने अपनी बंदूक कहीं और तो नहीं चला दी, जिसका परिणाम ये बच्चा है। और ये बच्चा भी हमारे डिसेबल को देखते हुए सोचता है कि बाप रे, ये लड़की आखिरकार है कौन, कुछ ज्यादा ही अलग वाइब दे रही है मेरे को। तभी पीछे से चींटी आते हुए बोलते हैं कि मास्टर, जो आपने काम दिया था ना, वो एकदम परफेक्ट हो चुका है, पूरा का पूरा टबी भर दिया है। और जियाओ को देखकर उसकी तो बिल्कुल फटी जाती है कि क्या आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? पहले वो लड़की और अब ये स्पिरिट तो डीमन किंग लेवल की है, और जहाँ तक मैं इसकी एनर्जी फील कर पा रहा हूँ, ये यूनिवर्सल डीमन से कम नहीं है। पर इतनी पावरफुल बीस्ट इस छोटे से वर्ल्ड में कर क्या रही है? साला विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन तभी हमारा हीरो बोलता है कि लेडीज और जेंटलमैन, इस छुटकू से मिलो, ये है
अपन का न्यू डिसाइपल। और बच्चे ये देख, ये दोनों तेरे सीनियर लगेंगे, समझा। और ये देखकर तियान तियान भी सोचती है कि ओ चलो अच्छा है, ये बच्चा इस भगचुनर मास्टर का डिसाइपल है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। और अब आते हैं इस बच्चे के पास, जो कि सारे के सारे मूवमेंट को देख के समझ जाता है सीन, और डायरेक्ट ग्रीट करता है मास्टर को कि मास्टर को डिसाइबल का प्रणाम। और सोचता है कि जब तक ये दोनों लड़कियां यहाँ पर आसपास है ना, तब तक मैं इसको मास्टर मान लेता हूँ, लेकिन जैसे मुझे अच्छा सा मौका मिलेगा तब चलूंगा अपना जेल, कोई नहीं बचेगा यहाँ पर। और मेन कैरेक्टर भी बोलता है फॉर्मेलिटी की माँ की आंख, चलो तुम खड़े हो जाओ, और वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वो भी लगे अरे यार मैं क्या बोलूं, अपन तो एक भिखारी है ना, आखिर भिखारी का नाम कैसे हो सकता है। और सोचता है आखिर इस लोअर वर्ल्ड में किसकी इतनी औकात जो मेरे जैसे डीमन एम्परर का नाम जान सके। और ऊपर से ये तो एक नॉर्मल सा क्यूआई रिफाइनिंग का बंदा है, तो इसे क्या घंटा इज्जत दूंगा। और ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है ओ गरीब, ये बात है, सही बोला तूने, भला एक भिखारी की औकात ही क्या जो एक नाम को होल्ड कर सके। हाँ तो ठीक है, आज मैं तुम्हारा नामकरण ही कर देता हूँ, आज से तुम्हारा नाम घोचू है, समझा। जिसे सुनकर चींटी बिल्कुल खुश कि वाह क्या नाम दिया है आपने मास्टर, ये तो बिल्कुल झक्कास नाम है, मुझे तो पसंद आया। और ये सुनकर बच्चा भी लाइक मतलब सच्ची में लिटरली एक डीमन एम्परर का नाम घोचू, मतलब सच्ची में मुझे मेरा नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। और तभी मास्टर के कहने पर जियाओ उस छोटे बच्चे को नहाने के लिए लेकर चल जाती है। और जहाँ पर उस छोटे बच्चे को जाते हुए देखकर हमारी डिसाइबल बोलती है कि मास्टर क्या आप सच्ची में इस छोटे से बच्चे को अपना डिसाइबल बनाना चाहते हैं। आपको पता है कि इस बंदे ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अपने अंदर डिमोनिक एनर्जी को छिपा नहीं पाया। तो बोलिए आपको डर नहीं लगता कि लोग आपको गलत समझेंगे और ये भी इल्जाम लगाएंगे कि आप राइटियस को छोड़कर डिमोनिक पाथ पर चले जा रहे हैं। क्या कहा इल्जाम, साला किसकी औकात है जो छेड़े कौम को। साला लड़कियां भी घेर लेती है मेरे को बिस्तर में, टेंशन मत ले, मेरे पे एक आइडिया है। सीन शिफ्ट होता है एक मस्त से हाउस में, जहाँ पर हमारा छोटू डिसेबल नहा रहा था और मनी मन सोच रहा था कि यार क्या बकवास है, मतलब सच्ची में इन चीटियों ने मेरा नाम घोचू रख दिया, हद है यार। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा पावर बस एक बार वापस आ जाए, फिर देखना सबकी कहकर नहीं लिया तो मेरा नाम भी डीमन लॉर्ड नहीं। तभी अचानक से धड़ से करके गेट खोलता है और जिसको देखकर उसकी तो बिल्कुल फट जाती है कि मम्मी रे कौन है रे। मैंने कुछ नहीं किया और अपने एमसी को देखते हुए बोलता है कि बाप रे, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि इसने मेरी बातों को सुन लिया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी अपना हीरो उसके करीब जाके बोलता है कि तो बोल, नहाने में मजा आ रहा है ना। नहाने में मजा तो आ ही रहा होगा। और हमारे मेन कैरेक्टर की शैतानी हंसी देखकर यही बोलते है कि है नहाने में मजा आएगा क्यों। फिर क्या हमारा मेन कैरेक्टर उसके टब में अपने द्वारा लाया गया पानी डाल देता है और बोलता है कि ये ले प्रिमोडियल वाटर, जिससे सारी की सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी, समझा। और हाँ आराम से नहा, वो भी मजे करके। मैं तो चला यहाँ से। वो भी सोचता है कि यार सच्ची में ये मास्टर मेरे को चूतिया समझ के रखा है क्या। नहीं मुझे बताओ इसने क्या कहा कि ये प्रिमोडियल ट्रू वाटर है। नहीं भला मैं कैसे मान लूं, जो वाटर हेवंस वालों के पास नहीं है वो इस चुद्दू से मास्टर के पास होगा। अरे घंटा भी नहीं। और बोलता है अगर सच्ची में ये प्रिमोडियल वाटर होता ना तो अब तक तो मेरी सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी खत्म हो गई होती, लेकिन देखो तो नहीं हुआ। झूठ बोल रहा है साला। और ये बोलते ही उसका शकल इस तरह का हो जाता है। फिर क्या खत्म, सच्ची में यार सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी खत्म हो जाती है। इसे देखकर वो भी बोलते हैं कि अरे यार ये तो सच्ची में प्रिमोडियल वाटर है यार, मेरी तो सारी की सारी डिमोनिक एनर्जी खत्म हो गई। और तभी उठते हुए बोलते कि नहीं यार, मेरी सिर्फ एनर्जी खत्म नहीं हुई बल्कि मेरा डीमन कोर भी खत्म हो गया है। और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते कि मास्टर तेरी माँ का, ये क्या कर दिया तूने मेरे साथ, नहीं छोड़ूंगा। और अब आते हैं बाहर की तरफ, जहाँ पर हमारा हीरो उस आवाज को सुन के बोलता है इसे ही कहते हैं जलवा, हिला डाला ना। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे डिसाइबल पर, जो कि सोच रहे थे कि बाप रे आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। अभी कुछ देर पहले ही तो इस घोचू से बहुत ज्यादा डिमोनिक एनर्जी फील हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर में ही इसके साथ क्या हो गया, आखिर मास्टर ने इसके साथ कर क्या दिया। तभी बोलते हैं कि जूनियर मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मास्टर तो कुछ ज्यादा ही बिजी है, इसलिए आज मैं तुझको ट्रेनिंग दूंगी और बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये हमारे जेओजेपी का एक बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक है और इस तकनीक में पूरे टोटल 9 लेवल है और बस तुम एक बार सीख तो लो, फिर आएगा असली मजा। और जब तुम ब्रेक थ्रू करोगे तब तक तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी डबल होती जाएगी, समझे। फिर ये भी बोलता है कि अजी घंटा, इन लोगों ने मेरा नाम घोचू रख दिया तो कुछ ज्यादा ही सच में मेरे को घोचू समझ रहे हैं। और अगर ऐसी कोई तकनीक होती भी तो आखिरकार इतनी महान तकनीक इस लोअर वर्ल्ड में क्या कर रही है। वो भी लाइक ध्यान से देखो, मैं इसको स्टार्ट करने वाली हूँ और अगर तुम्हें इस तकनीक को सीखने में थोड़ी सी भी गलती हुई ना तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं समझाने वाली। और वो देखता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही गौर से देखता है और उसको देखने के बाद तो उसकी लिटरली कुछ ज्यादा ही फट जाती है, क्योंकि हमारी डिसाइबल के अंदर से फ्यूनिक और ड्रैगन की एनर्जी जो बाहर निकल रही थी, जिसे देखकर वो भी बोलता है कि अरे यार आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। नहीं बताओ ड्रैगन और फ्यूनिक्स की प्रोटेक्शन बॉडी लोअर रिलम में क्या कर रही है, और ऊपर से ये दोनों के दोनों एक ही लड़की के अंदर है और ऊपर से वो मेरी सीनियर भी है। और वो भी बोलती है कि साले कम
कमीने कहीं के, तेरी ध्यान किधर है रे? इधर देख, वो भी गौर से, और ये भी बोलता है कि देख रहा हूँ ध्यान से देख रहा हूँ। और सोचता है कि बाप रे, सीनियर तो सच्ची में कमाल निकली यार, मतलब सच्ची में मैंने अपने पूरी लाइफ में इतनी प्योर एनर्जी फील ही नहीं की यार, ये तो लिटरली एक एम्परर का ऑरा लग रहा है। तभी वो भी बताती है कि क्या बात है, ये तकनीक तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। बच्चे, मानती हूँ कि ये तकनीक कुछ ज्यादा ही टफ है, लेकिन इसके आगे का तुझे खुद ही समझना पड़ेगा। और हाँ, मैं भरोसा कर रही हूँ कि तुम थोड़ी मेहनत भी करोगे अपनी कल्टीवेशन में, वरना तुम एक ऐसे भी आदमी को जानते हो जो कि घंटा भी मेहनत नहीं करता है, बस पूरे दिन मछली पकड़ता रहता है। इसकी बातें को सुनने के बाद वो भी मन ही मन सोचते हैं कि यार सच्ची में ये लड़की कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। और तो और इस लड़की ने एम्परर लेवल का ऑरा भी अपने अंदर होल्ड करके रख रखी है। बस एक बार इसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा हो जाए, फिर देखना जब मैं अपर वर्ल्ड में हमला करूंगा ना, तो इसका हेल्प लूंगा। तभी फुल खुश होते हुए बोलते कि नाइस, आप तो बहुत खतरनाक निकली, और आपने जो भी समझाया है ना, उसका एक एक वर्ड मेरे को समझ आ गया है। बस बोलो, बस बोल तो दो, जो भी तुम्हें चाहिए ना वो फेवर में कर दूंगा। और सच्ची में यार फेवर को ले भी लेती है, और बदले में एक काम को करने को बोलती है, जो कि बर्तन को धोना होता है। और ये भी गुस्से में बर्तन को धोते हुए बोलता है, तेरी माँ का सीनियर तू तो एक नंबर की कमी नहीं निकली यार। और मुझे पता है कि तुम्हें ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही है, और तो इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और इस चैनल पे डेली वीडियोस आ रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल अच्छा है। और फिलहाल मैं एक मजेदार सीरीज और स्टार्ट कर दिया, जो कि स्क्रीन पर आ ही रही होगी, उसे जाकर क्लिक करके देखो। बाय।